इस क्वेश्चन में हमें YDSE एक्सपेरिमेंट दे रखा है और इस एक्सपेरिमेंट में हमें पॉइंट O और पॉइंट P पर डिफरेंट कंडीशंस पर बताना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेट्स स्टार्ट। ये एंगल अगर अल्फ़ा दिया है, सी दिस एंगल विल ऑल्सो बी अल्फ़ा। नाउ सी दिस राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें अगर ये वाला एंगल अल्फ़ा है तो ये 90 है, तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस अल्फ़ा। एंड नाउ मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा है इसके ऊपर, तो देखो ये दोनों जो रेज हैं इन दोनों के बीच में यहाँ दोनों स्लिट्स तक पहुँचने तक ये पाथ डिफरेंस होगा। इसको फाइंड करने के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस करो, तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फ़ा था, अभी मैंने समझाया, तो दिस एंगल विल बी अल्फ़ा। दैट मीन्स अगर ये डिस्टेंस दोनों स्लिट्स के बीच में जो क्वेश्चन में दे रखी है स्मॉल डी, ये जो पाथ डिफरेंस है दैट विल बी डी साइन अल्फ़ा। उसके बाद यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस आएगा, इफ़ आई एम कंसिडरिंग अ पॉइंट P, कोई भी जनरल पॉइंट P, इसकी वैल्यू जो है वो तो हम बाद में रख लेंगे। पॉइंट O से ऊपर कोई एक जनरल पॉइंट P है जो कि y डिस्टेंस पर है, तो ये होगा पाथ डिफरेंस एंड दैट विल बी, अगर ये D है और ये थीटा है तो दिस विल बी D साइन थीटा। ये ऑलरेडी हम लर्न कर चुके हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो टोटल पाथ डिफरेंस जो होगा एट पॉइंट P जो आएगा दैट विल बी D साइन अल्फ़ा, this one, plus D sin theta. Now इसको हम लिख सकते हैं D sin अल्फ़ा प्लस sin थीटा की वैल्यू, बिकॉज दिस पॉइंट विल बी, ये जो y है ये बहुत ही कम है और ये कैपिटल D 1 मीटर है, दिस थीटा विल बी वेरी स्मॉल, देयरफॉर sin थीटा को अप्रॉक्सीमेटली tan थीटा लिख सकते हैं एंड दैट इज़ वाई tan थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं y बाय कैपिटल D। ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया एट ए जनरल पॉइंट P। ठीक है, अब जो भी अपने पास पॉइंट होगा वो अगर O के ऊपर होगा तो हम y की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रखेंगे, अगर नीचे होगा तो नेगेटिव रख देंगे। एंड इफ पॉइंट O को ही कंसिडर करना है तो y की वैल्यू क्या रख देंगे हम लोग, 0। अब हमें डिफरेंट ऑप्शंस चेक करने हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में कंडीशन दे रखी है अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो पाथ डिफरेंस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कंडीशन बोलिए कि अल्फ़ा अगर 0 है तो P पॉइंट पर जो कि 11 मिलीमीटर्स ऊपर है पॉइंट O से, वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो पॉइंट P पर टोटल पाथ डिफरेंस विल बी, ये टर्म तो 0 हो जाएगा, प्लस डी वाई बाई कैपिटल D। यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी, डेल्टा एक्स, डी की वैल्यू हमने पुट करी, क्वेश्चन में दे रखी है 0.3 मिलीमीटर्स, तो हमने लिखा 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर्स में रखा। y की वैल्यू 11 मिलीमीटर्स, 11 × 10⁻⁻3, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, और अपॉन कैपिटल D विच इज़ 1 मीटर। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस जो आता है दैट इज़ 33 × 10⁻⁻7, जिसको मैं बोल सकता हूँ 3300 नैनोमीटर। 3300 नैनोमीटर आया और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो वेवलेंथ है दैट इज़ 600 नैनोमीटर्स। वेवलेंथ अगर 600 नैनोमीटर्स है तो हमें कंडीशन मालूम है कि इफ़ टोटल पाथ डिफरेंस इस वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल आ जाता है तब तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, बट अगर λ/2 का ऑड मल्टीपल आ जाता है, करेक्ट, यानी कि इफ़ दिस पाथ डिफरेंस satisfies द कंडीशन 2n+1 λ/2 ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, देन पॉइंट P पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो 3300 नैनोमीटर क्या 600 नैनोमीटर्स का इंटीग्रल मल्टीपल है, नहीं है। इनफैक्ट इट सैटिस्फाइज दिस कंडीशन 2n+1 λ/2, जिसमें लैम्डा जो है वो 600 नैनोमीटर्स फॉर n इज इक्वल टू कितना, सोचो यहाँ पर 600 रख लिया तो 600/2 300, 300 को कितने से मल्टीप्लाई करें तो 3300 मिलेगा 11 से, करेक्ट। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 5। तो इनफैक्ट दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। तो हमने बोला यहाँ पर पाथ डिफरेंस हमने निकाला है एट P, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट P। सेकेंड ऑप्शन के लिए कंडीशन दे रखी है अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.36/π डिग्री।
अब ये एंगल जो है दिस इज़ अ वेरी स्मॉल एंगल, तो साइन अल्फ़ा को हम अप्रॉक्सीमेटली अल्फ़ा ही लिख सकते हैं, बट व्हेन वी राइट साइन अल्फ़ा को अल्फ़ा लिखेंगे तो वी नीड टू कन्वर्ट दिस एंगल इनटू रेडियन। तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.36 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 रेडियन, कैंसल आउट, दिस कम्स आउट टू बी 2 into 10 to the power -3. Now let's start. Delta x at which point do we need to consider? Again at point P. क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि अल्फा अगर ये है तो पॉइंट P पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेट्स चेक। डेल्टा x का हमने फॉर्मूला यूज़ किया, अगेन दिस सेम फॉर्मूला, d साइन अल्फा प्लस d y बाई डी। यहाँ पर स्मॉल d की वैल्यू जो हमने यहाँ लिखी हुई है 3 into 10 to the power -4 multiplied by sin alpha will be written as alpha, तो 2 into 10 to the power -3, ये d sin alpha हो गया, प्लस स्मॉल d 3 into 10 to the power -4 multiplied by y की वैल्यू अगेन 11 into 10 to the power -3 अपॉन 1 मीटर। ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है, ये आता है हमारे पास 3300 नैनोमीटर्स जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, और ये कितना आ रहा है देखो 6 into 10 to the power -7, दैट मीन्स 600 नैनोमीटर्स। 600 नैनोमीटर्स प्लस 3300 नैनोमीटर्स कम्स आउट टू बी 3900 नैनोमीटर्स। अब ये जो 3900 नैनोमीटर्स है, अगेन ये जो लैम्डा की जो वैल्यू है 600 नैनोमीटर्स, इसका इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। इनफैक्ट टू बी एग्जैक्ट दिस इज 6.5 टाइम्स लैम्डा, लैम्डा इंटू 6.5 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा, करेक्ट। तो यानी कि दिस सेटिस्फाइज 2n+1 लैम्डा बाई 2 वैल्यू, और यहाँ पर अगर हम लोग लैम्डा बाई 2 300 रखें तो यहाँ पर अपने को कितनी वैल्यू रखनी होगी 13, दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी होगी 6 फॉर n इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स अगेन इस केस में जब अल्फ़ा की ये वैल्यू ली है हमने तो पॉइंट P पर क्या होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दैट मीन्स इस केस में भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट P। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा पॉइंट P पे, दैट इज वाई दैट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, थर्ड ऑप्शन के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड्स ऑन अल्फ़ा। फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो अल्फ़ा पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी। जब हम फ्रिंज स्पेसिंग निकालेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सिर्फ ये y कोऑर्डिनेट जो होगा, कॉन्जिक्यूटिव y कोऑर्डिनेट्स, उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। ये क्वांटिटी तो क्या होगी, फिक्स होगी। सो व्हेन आई फाइंड सपोज पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू d साइन अल्फा प्लस dy बाई कैपिटल D, एंड मैं इसमें कंडीशन लिखूँ n लैम्डा, कि मैं सपोज ब्राइट फ्रिंजेस की लोकेशन निकालना चाहता हूँ, तो y dy बाई कैपिटल D कम्स आउट टू बी n लैम्डा माइनस d साइन अल्फा, और यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी दैट विल बी n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस d इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d साइन अल्फा। तो ये जो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d है इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। नाउ अगर फ्रिंज विड्थ निकालें हम लोग, जिसको मैं बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मान लो सेकंड ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन माइनस फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन निकालें, तो हम लोग यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखेंगे, एक बार तो 1 रखेंगे और एक बार 2, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, एंड इट विल कम आउट टू बी लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इसका मतलब फ्रिंज विड्थ जो है वो अल्फ़ा पे डिपेंड नहीं करेगी, तो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन, हमें अल्फ़ा की वैल्यू अगेन लेनी है 0.36 अपॉन पाई डिग्री, लेकिन अब की बात चेक करना है पॉइंट O पर। लेट्स चेक फोर्थ ऑप्शन, अल्फ़ा इज़ 0.36 अपॉन पाई डिग्री, विच अगेन मीन्स कि ये आ जाएगा हमारे पास 2 into 10 to the power -3 रेडियन, एंड व्हेन आई फाइंड पाथ डिफरेंस तो उसमें d साइन अल्फ़ा प्लस dy बाई कैपिटल D आएगा, जिसमें पॉइंट O के लिए y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, यानी कि पाथ डिफरेंस सिर्फ इसकी वजह से आएगा, और d की वैल्यू है हमारे पास 3 into 10 to the power -4, दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फ़ा को अप्रॉक्सीमेटली अल्फ़ा रखा तो 2 into 10 to the power -3,
ये कितना आता है 6 इंटू 10⁻⁻7 विच इज़ 600 नैनोमीटर्स। ये 600 नैनोमीटर्स आया है जो कि सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, इट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, इंटीग्रल मल्टीपल, इनफैक्ट एन की वैल्यू 1 है। दैट मीन्स पॉइंट ओ पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट ओ, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दैट मीन्स वो ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, ये क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का है और इसमें एक कंडीशन दी है कि एक फ्री हाइड्रोजन एटम पहले एक फोटोन को एब्जॉर्ब करके n=1 वाली स्टेट से n=4 पर चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट पर, और उसके बाद n=4 से सम n=m स्टेट पर वापस आता है बाय रिलीजिंग अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ई। ठीक है, लैम्डा ई इज़ फॉर एमिटेड फोटोन एंड लैम्डा ए इज़ फॉर एब्जॉर्ब्ड फोटोन। तो हम लोगों को लैम्डा ए अपॉन लैम्डा ई का रेशियो दे रखा है एंड कुछ ऑप्शंस अपने को चेक करने हैं। लेट्स स्टार्ट। हमें लैम्डा ई फाइंड करना है, हमें एम की वैल्यू फाइंड करनी है जो डी एक्साइटेशन होने के बाद उसका जो स्टेट है फाइनल, मोमेंटम में जो चेंज है हाइड्रोजन एटम के एब्जॉर्प्शन के दौरान और एमिशन के दौरान, उनका रेशियो निकालना है, और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है फाइनल स्टेट और n=1 वाली स्टेट में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं Hc/λA will be equal to energy in n=4 state minus energy in n=1 state। वैसे ही Hc/λE एमिशन के दौरान एनर्जी ऑफ फोर्थ स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ m, जो 4 से वो 1 पर गया। इन दोनों को अगर डिवाइड कर लें हम लोग तो हमें क्या मिलता है, लैम्डा ई, मान लो इक्वेशन 1 and this is equation 2 and I write 1 divided by 2, so I get lambda e upon lambda a, that is equal to e4 minus e1 upon e4 minus em। अब यहाँ से अपन कैलकुलेशन स्टार्ट करें तो ये लैम्डा ए अपॉन लैम्डा ई का रेशियो 1/5 दिया हुआ था, तो लैम्डा ई अपॉन लैम्डा ए विल बिकम 5। यहाँ पर कैलकुलेशन किया तो -13.6 इंटू z² अपॉन n² होता है फॉर ऑल हाइड्रोजन लाइक एटम्स एंड आयंस। तो हाइड्रोजन के लिए तो z की वैल्यू 1 होगी, तो -13.6 अपॉन n²। तो मैं माइनस को अकाउंट में लेकर ये लिख लेता हूँ कि 1/1² माइनस 1/4², और यहाँ पर 1/m² माइनस 1/4²। ये कैलकुलेशन आता है अपने पास। तो यहाँ से क्या आता है देखें, 5 = 15 अपॉन 16 अपॉन 1/m² माइनस 1/16। यहाँ से 5 से ये 3 टाइम्स कैंसिल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, आई गेट 1/m² माइनस 1/16 इज इक्वल टू 3/16। दिस इम्प्लाइज 1/m², ये टर्म इधर जाकर ऐड हो जाएगा, दैट विल बिकम 4/16 विच इज़ 1/4। दैट मीन्स m इज़ इक्वल टू 2। m की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली 2, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं कि m इज़ इक्वल टू 2 अगर आ गया हमारे पास तो लैम्डा ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। लैम्डा ई की वैल्यू निकालने के लिए ये जो अपने पास इक्वेशन है इसी को यूज़ कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 Hc/λE इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/m², m² is now 2² minus 1/4²। दिस Hc की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन लैम्डा ई इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 3/16। ओके, यहाँ एलसीएम ले लिया 16 और 4 का। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो लैम्डा ई अप्रॉक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 487 नैनोमीटर, एंड ऑप्शन में जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 418 नैनोमीटर्स। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नाउ लेट्स चेक चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम के लिए डेल्टा पी ए
एंड डेल्टा पी ई। एब्जॉर्प्शन के दौरान हाइड्रोजन एटम के मोमेंटम में चेंज और एमिशन के दौरान हाइड्रोजन एटम के मोमेंटम में चेंज विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो एब्जॉर्प्शन के दौरान जो फोटोन मोमेंटम लेकर आया दैट विल बी द चेंज इन मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड आई कैन से मोमेंटम कंजर्वेशन से कि सिस्टम का फाइनल मोमेंटम उतना ही होगा जितना फोटोन लेकर आया। और एमिशन के दौरान भी जो चेंज इन मोमेंटम होगा हाइड्रोजन एटम का दैट विल बी द मोमेंटम कैरिड अवे बाय फोटोन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि फोटोन का मोमेंटम कैसे लिखते हैं हम लोग, फोटोन का मोमेंटम होता है उसकी एनर्जी अपॉन सी। तो हमने लिखा एब्जॉर्प्शन के दौरान जो उसकी एनर्जी है E4 माइनस E1 अपॉन सी डिवाइडेड बाय, और एमिशन के दौरान E4 माइनस E2 बिकॉज वी नो m की वैल्यू 2 अपॉन सी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो E4 माइनस E1 अपॉन E4 माइनस E2 आएगा, और इसकी वैल्यू अगर अपन निकालें तो E4 माइनस E1 तो हमें मालूम है कि ये कितना आता है 15/16, और यहाँ पर अगर m की वैल्यू 2 स्क्वायर रख दें, ये सेम रेशियो यहाँ लिखा हुआ है दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग दिस, यहाँ पर 2 वैल्यू रख दें तो ये कितना आ जाता है हमारे पास, अभी अभी निकाला हमने, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो एलसीएम लेकर 4 माइनस 1 3/16, 16 से 16 कैंसिल और 3 से ये 15 5 टाइम्स कैंसिल होगा। दैट मीन्स ये डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा पी ई का जो रेशियो आएगा दैट विल बी 5:1, जबकि ऑप्शन में दे रखा है थर्ड ऑप्शन में 1:2, दैट इज़ इनकरेक्ट। और लास्ट अपने को जो फोर्थ ऑप्शन चेक करना है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी का रेशियो इन mth स्टेट, दैट इज़ अब हमें मालूम है m की वैल्यू 2 एंड काइनेटिक एनर्जी इन n=1। काइनेटिक एनर्जी के लिए तो सिंपली हम ये लिख सकते हैं कि इट इज़ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर, z की वैल्यू 1 है इसलिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर n की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं 2 स्क्वायर, और यहाँ लिख सकता हूँ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1 स्क्वायर। दिस विल कम आउट टू बी 1:4, और ऑप्शन में भी 1:4 दे रखा है, दैट मीन्स ये लास्ट ऑप्शन भी करेक्ट है। ओके, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड है। इसमें दिया हुआ है एक डाइपोल जो कि सर्कल के सेंटर पे रखा है, उसका डाइपोल मोमेंट P0 है, और इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है E0 मैग्नीट्यूड की। अब इसकी डायरेक्शन हमें नहीं पता, पर ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 और इस डाइपोल की वजह से जो प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनकी कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसी कंडीशन है कि इस सर्कल के सारे पॉइंट्स जो हैं वो इक्वी पोटेंशियल है। इस कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करवाना है, एंड देन वी हैव टू आंसर सम ऑप्शंस। लेट्स स्टार्ट। मैं सपोज वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E0, उसके 2 कॉम्पोनेंट्स मान लेता हूँ, क्योंकि हमें नहीं मालूम कौन सी डायरेक्शन में है, तो मैं 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स मान लेता हूँ कि सपोज इस डायरेक्शन में E1 और इस डायरेक्शन में E2। अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस मानने की बजाय मैंने इन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मान लिया। दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री। अब देखो ए पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी ड्यू टू दिस P0 एंड E1 E2 जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अलावा। तो P0 की वजह से ए पॉइंट तो इसकी एक्सिस पर है, और एक्सियल पोजीशन पर डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो है 2K P0 अपॉन R3। इसके अलावा यहाँ पर प्लस E1 आएगा और इस डायरेक्शन में E2। ऐसे बी पॉइंट पे भी बनाते हैं हम लोग। बी पॉइंट पे P0 की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो होगी K P0 अपॉन R3 एंड डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। और उसके अलावा जो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 और E2। कंडीशन क्या है, इस सर्कल के सारे पॉइंट्स जो है वो इक्वी पोटेंशियल होने चाहिए। तो सारे पॉइंट्स में ये ए और बी भी इंक्लूडेड है। तो सपोज ए पॉइंट पे आई वांट टू इंश्योर कि ये सर्कल जो है इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं आना चाहिए, बिकॉज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया तो फिर ये सर्कल के जो सारे पॉइंट्स हैं वो इक्वी पोटेंशियल नहीं रहेंगे। यानी कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सारे पॉइंट्स पे क्या होनी चाहिए, 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इन रेडियल डायरेक्शन, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो जाए बट इट शुड बी इन रेडियल डायरेक्शन।
या नॉन ज़ीरो हो तो रेडियल डायरेक्शन या फिर ज़ीरो हो जाए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर देखो E2 मस्ट बी ज़ीरो। ये जो E0 यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है उसका कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं होगा। अलोंग, मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ, BB डैश के अलोंग कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा। इनफैक्ट दैट E0 की डायरेक्शन हमें पता चल गई, इट विल बी अलोंग AA डैश। कन्फर्म हो गया क्योंकि मैंने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स माने थे जिसमें से एक कन्फर्म हो गया कि इसका ज़ीरो होना ज़रूरी है, यानी कि E0 विल बी इन दिस डायरेक्शन ओनली। ठीक है, अब वो इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में, वो A पॉइंट से तो पता नहीं लगेगा क्योंकि A पॉइंट पे तो देखो E1 इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में, दोनों ही केस में हम लोग A पॉइंट पे ये तो कंडीशन सेटिस्फाई करा ही लेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर या रेडियल डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ आते हैं B पॉइंट पर। E2 तो हो गया ज़ीरो। टैंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए? ज़ीरो। दैट मीन्स E1 करेक्ट डायरेक्शन में बना है, इसी की डायरेक्शन में आएगा A डैश से A की तरफ, और वो E1 इसको कैंसिल आउट करेगा। मतलब कि E1 विल बी इक्वल टू KP0 अपॉन R3। और वो E1 जो है वो एक्चुअली E1 और E2 दो कंपोनेंट्स माने थे मैंने E0 के। सिंस E2 ज़ीरो हो गया है तो ये E1 ही किसके बराबर है? E0 के। K को लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से R की वैल्यू आ जाती है हमारे पास P0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E0 टू द पावर 1/3, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में। दैट इज़ करेक्ट। फिर क्वेश्चन में और क्या पूछा है? फर्स्ट पॉइंट में पूछा है कि A पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए। अब हमारे पास E1 तो है ही, ये रहा, और E1 जो है जो कि टोटल E0 है वो KP0/R³ के बराबर ही है। तो सोचो आप, यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस E1 इज एक्चुअली E0 और ये KP0/R³ क्योंकि ये E0 है तो ये 2E0 लिखा हुआ है, यानी कि इन दोनों का सम कितना आ गया? 3E0। और ये जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर है। दैट मीन्स अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म पे लिखना हो A पॉइंट पर तो आई कैन से दैट 3E0 1/√2 I कैप cos 45 डिग्री एंड 1/√2 J कैप। तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज रॉन्ग, ये वैल्यू नहीं दी है उसमें। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी 2 पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल इज सेम, विच इज़ डेफिनेटली रॉन्ग। ऑलरेडी हमने चेक कर लिया, B पॉइंट पे तो हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई? ज़ीरो, और A पॉइंट पे हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 3E0 आ रहा है। तो थर्ड ऑप्शन इज़ डेफिनेटली रॉन्ग। और फोर्थ ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, देखो E2 तो ज़ीरो हो गया था और E1 कैंसल्स आउट दिस, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट B इज ज़ीरो। फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, इस क्वेश्चन में एक रॉड दे रखी है मास m और लेंथ l की, जो कि ग्राउंड पे रखी हुई है। डायग्राम बना लेते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन रॉड का ये वाला जो पॉइंट है वो ग्राउंड पर स्लिप नहीं होता, और रॉड जो है वो हल्का सा डिस्टर्ब करके जब वो गिरना शुरू करती है तो जब वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल बनाती है उस इंस्टेंट पर हमें कुछ चीज़ें चेक करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये रॉड का COM है, सेंटर ऑफ मास। यूनिफॉर्म रॉड है तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बिल्कुल मिड पॉइंट पर होगा। देखो यहाँ से एक अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, ये डिस्टेंस कितनी है? L/2। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L/2 cos 60 डिग्री एंड दिस डिस्टेंस इज L/2। ये ग्राउंड है। दैट मीन्स अगर ये रॉड 60 डिग्री एंगल से रोटेट होती है तो उसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आता है? L/2 माइनस L/2 cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री 1/2 होता है, दैट मीन्स L/4। तो इस सिचुएशन से इस सिचुएशन के बीच में हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी और किसी भी फोर्स का वर्क नहीं हो रहा, मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी का वर्क डन mg मल्टीप्लाइड बाय L/2 माइनस L/4 इज L/4 इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। I जो है रॉड का इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा mL² बाई 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। इनिशियली उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 है, इसलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन लाइक दिस। यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल किया, मास से m कैंसिल किया, और एक L से ये एक L कैंसिल कर दिया। यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू मिलती है दैट इज़ अंडर रूट
3g और यहाँ से l नीचे आ गया अपॉन 2l, ओके, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में, दैट इज़ करेक्ट। यहाँ पर पहुँचने के बाद इस इंस्टेंट पर जब ये रॉड वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है, इस इंस्टेंट पे लेट्स कैलकुलेट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। तो यहाँ पर रॉड के एफपीडी में एक तो ये mg फोर्स आएगा, यहाँ पर नॉर्मल और फ्रिक्शन लगेंगे, बट सिंस आई विल बी कैलकुलेटिंग टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ओनली, तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का तो कोई टॉर्क आएगा नहीं। तो लेट्स से टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू आई अल्फा, ओके। तो O से पास, O पॉइंट बोल दो, O से पास होने वाली एक्सेस ले लो, ठीक है, क्योंकि रॉड का जो रोटेशन हो रहा है इट इज़ अबाउट दिस एक्सेस, ऐसे अगर मैं एक एक्सेस अज्यूम करूँ तो टॉर्क अबाउट दैट एक्सेस विल बी इक्वल टू mg का हम लोग इधर कंपोनेंट ले लेते हैं, दिस एंगल इज 60, देन दिस विल बी ऑल्सो 60, यहाँ पर एक लाइन इमेजिन कर लो, दिस एंगल इज 60, तो mg cos 60 विल बी अलॉन्ग द रॉड एंड mg sin 60 विल बी परपेंडिकुलर टू द रॉड, तो देयरफॉर mg √3/2, तो आई विल राइट mg √3/2 is equal to ml²/3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, मास कैंसिल, मल्टीप्लाइड बाय l/2 करना है, ये तो फोर्स का कंपोनेंट था mg √3/2 मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस l/2, तो यहाँ से ये एक l भी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी दैट विल बी 3√3 g अपॉन 4l, और फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 2g अपॉन l, दैट इज़ इनकरेक्ट। नाउ हमने ओमेगा चेक कर लिया और एंगुलर एक्सेलरेशन चेक कर लिया, नाउ वी नीड टू फाइंड रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट दिस इंस्टेंट, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का रेडियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए ऐसे समझो कि सपोज दिस पॉइंट इज O एंड सेंटर ऑफ मास इज एक्चुअली मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ एंड करेंटली वो यहाँ पर है, तो सेंटर ऑफ मास अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उसका जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी व्हाट, सेंटर ऑफ मास का रेडियल एक्सेलरेशन होगा, सर्कुलर मोशन में क्या होता है ω² r, अब वो r जो होगा वो रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि सेंटर ऑफ मास जिस पाथ पे चल रहा है उसका रेडियस, ठीक है, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस। तो यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करें कि रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ COM इज इक्वल टू ω² लिखा, तो 3g अपॉन 2l मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू दैट इज l/2, दिस कम्स आउट टू बी 3g/4, जो कि ऑप्शन में सही दिया हुआ है, दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ लेट्स चेक लास्ट ऑप्शन, नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय ग्राउंड, ओके। इसके लिए हम लोग रॉड बना लेते हैं पहले। तो ये जो 60 डिग्री एंगल बना हुआ है अभी, इस इंस्टेंट पर रॉड का एफपीडी कंप्लीट बना है, यहाँ तो मैंने सिर्फ mg फोर्स डिनोट किया था, तो ऐसे बनेगा, दिस विल बी mg, दिस विल बी नॉर्मल, ओके, और यहाँ पर जो है एक फोर्स अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इसको स्लिप होने से जो बचा रहा होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, और हम लोगों को ये फाइंड करना है कि ये नॉर्मल रिएक्शन कितना है। तो जो हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट, वो यूज़ करेंगे कि नेट फोर्स, सपोज दिस डायरेक्शन इज y एंड दिस डायरेक्शन इज x, फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। तो y और x डायरेक्शन में हम ये यूज़ करेंगे समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन, ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऑब्वियसली वर्टिकली डाउनवर्ड आने वाला है। इस सेंटर ऑफ मास के वैसे तो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो सर्कुलर पाथ पे चलते समय उसके एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो होगा उसके एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, और एक होगा उसके एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट विच विल बी परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। रेडियल कंपोनेंट तो ये लिखा हुआ है 3g/4, टेंजेंशियल कंपोनेंट अगर चाहिए तो हमें क्या करना होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट को सेपरेटली लिख देता हूँ मैं। टेंजेंशियल कंपोनेंट विल बी r अल्फा होता है,
r इज़ रेडियस ऑफ दैट पार्टिकल, यानी कि COM का रेडियस, और इस इंस्टेंट पर अल्फ़ा हमने फाइंड कर रखा है 3√3g/4l। यहाँ से l कैंसिल किया और हमारे पास आ जाता है 3√3g/8। तो ये भी आ गया, अब ये भी आ गया। ये एंगल 60 है, सो दिस एंगल इज़ 60 एंड दिस इज़ 30। तो मुझे अगर सेंटर ऑफ मास का y डायरेक्शन में टोटल एक्सेलरेशन चाहिए, ये चीज़ इसको निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन AR cos 60 एंड AT cos 30 का सम, बाकी दोनों का x कॉम्पोनेंट इधर आ जाएगा। तो AR cos 60, AR ये लिखा हुआ है 3g/4 cos 60 is 1/2 प्लस AT cos 30 डिग्री, AT is this 3√3g/8 cos 30 degree is √3/2। हाउ मच डज दिस कम आउट टू बी 3g/8 और यहाँ पर √3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया अगर, तो हमारे पास आ जाएगा 9g/16। ओके, तो 3g/8 प्लस 9g/16 दैट मीन्स 15g/16 ये आ जाएगा हमारे पास। क्योंकि यहाँ पर मैं एलसीएम लूँगा तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ 6 प्लस 9 15, तो ये 15g/16 आ जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। दिस एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, यानी कि mg माइनस n मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन, दैट इज़ 15g/16। यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू आती है इसको इधर ले आकर सब्ट्रैक्ट करना है, दैट विल बी mg/60 एंड दिस इज फाइनल आंसर। फोर्थ ऑप्शन सही दिया हुआ है बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यही दी है उन्होंने। ओके, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मिक्सचर है, एक मोनोटॉमिक गैस और एक डायटोमिक गैस का। मोनोटॉमिक गैस के 5 मोल्स हैं एंड डायटोमिक गैस का 1 मोल है, एंड इट इज़ टेकन थ्रू अ एडियाबैटिक प्रोसेस एंड इट इज़ कंप्रेस्ड फ्रॉम V0 टू V0/4 वॉल्यूम। एंड कुछ ऑप्शंस अपने को चेक करने हैं। लेट्स स्टार्ट। तो मिक्सचर में क्या क्या है, 5 मोल्स ऑफ मोनो एटॉमिक गैस एंड 1 मोल ऑफ डाई एटॉमिक गैस। प्रोसेस जो है वो इनिशियली जो मिक्सचर का प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है वो P0, V0 एंड T0 है, और उसको एडियाबेटिकली कंप्रेस करा जाता है और उसका वॉल्यूम V0/4 कर दिया जाता है। प्रेशर और टेम्परेचर तो हमें फाइंड करना है, प्रेशर एंड टेम्परेचर फाइंड करके हम लोग उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। इसको फाइंड करने के लिए एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो पहले तो इस मिक्सचर के लिए हम लोग गामा निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले गामा के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कि भाई गामा इज़ F + 2/F। तो यहाँ से F इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल ली हमने। F इक्विवेलेंट इस मिक्सचर के लिए होगा N1F1 N2F2/N1 + N2। N1 5 moles, degree of freedom for monoatomic gas is 3, N2 1 moles, degree of freedom for diatomic gas, rigid diatomic gas, therefore we don't need to consider vibrational degree of freedom, यहाँ आ जाएगा 5/N1 + N2 6। तो 15 + 5 20/6 which is 10/3. I put this here 10/3 + 2/10/3। यहाँ से आता है हमारे पास 16/10 which is 1.6। तो गामा मिक्सचर कम्स आउट टू बी 1.6, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, विच इज़ करेक्ट। नाउ प्रेशर और टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं हम लोग फाइनल स्टेट में। तो हमने यूज़ किया P0 V0 टू द पावर गामा इज इक्वल टू न्यू प्रेशर V0/4 टू द पावर गामा। यहाँ से V0 एंड V0 कैंसिल एंड न्यू प्रेशर कम्स आउट टू बी P0 मल्टीप्लाइड बाय 2² 4 को लिख लिया टू द पावर गामा आएगा और गामा की वैल्यू है 1.6।
दैट मीन्स 2 to the power 3.2 एंड क्वेश्चन में गिवन है 2 to the power 3.2 कैन बी टेकन एज 9.2, दैट इज़ वाई प्रेशर कम्स आउट टू बी 9.2 P नॉट. ओके, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 9.2 P नॉट. प्रेशर के लिए एक ऑप्शन चेक करना था हमें कि प्रेशर 9 P नॉट और 10 P नॉट के बीच में आएगा. दैट इज़ करेक्ट बिकॉज इट कम्स आउट टू बी 9.2 P नॉट. टेम्परेचर भी फाइंड कर लेते हैं. टेम्परेचर के लिए हम लोग लिख सकते हैं P को अगर nRT/V से रिप्लेस कर दें, T नॉट V नॉट टू द पावर γ-1 मस्ट बी इक्वल टू न्यू टेम्परेचर इंटू V नॉट बाई 4 टू द पावर γ-1. यहाँ से अगेन V नॉट ये कैंसिल हो जाता है और न्यू टेम्परेचर कम्स आउट टू बी T नॉट इंटू 2 का स्क्वायर 4 को लिखा इंटू γ-1 मतलब कि 1.6 - 1 विच इज़ 0.6. यहाँ आता है 2 to the power 1.2 जिसकी वैल्यू अगेन क्वेश्चन में दे रखी है. देयरफॉर टेम्परेचर कम्स आउट टू बी 2.3 T नॉट. टेम्परेचर अगर 2.3 T नॉट है यहाँ लिख लेते हैं. नाउ लेट्स सी हमें और क्या चेक करना है. प्रेशर हमने चेक कर लिया, गामा मिक्सचर हमने चेक कर लिया, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही हो चुके हैं. सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, वर्क डन इन दिस प्रोसेस. वर्क डन कैन बी रिटन एज P1 V1 P2 V2 अपॉन γ-1. दैट मीन्स P नॉट V नॉट ओके माइनस प्रेशर हो गया 9.2 P नॉट मल्टीप्लाइड बाय V नॉट बाय 4 अपॉन γ-1 दैट मीन्स 0.6. इसको हम लोग 4 से कैंसिल कर देते हैं 2.3. ये हमारे पास आ जाता है P नॉट V नॉट multiplied by 1 minus 2.3 which is minus 1.3 upon 0.6. और इसको अगर हम लोग यूज़ करें P नॉट V नॉट को रिप्लेस कर दें NR T नॉट से, तो नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितने थे 6 इंटू R T नॉट मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन तो यहाँ लगा दिया 13/6. दिस कैंसल्स आउट और हमारे पास जो आंसर आता है वो -13 RT नॉट आता है वर्क डन. बट क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉड ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन का जो मॉडुलस है दैट विल बी 13 RT नॉट. सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ फर्स्ट ऑप्शन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मिक्सचर. एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मिक्सचर निकालने के लिए मोनोएटॉमिक गैस के लिए तो होगा 3/2 R इंटू T. टेम्परेचर लेकिन फाइनल वाला लेना होगा, तो फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर कितना था 2.3 T नॉट. तो मैंने यहाँ पर लिखा T नॉट इंटू 2.3. ये तो क्या है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, और मोनोएटॉमिक गैस के कितने मोल्स हैं 5, प्लस यहाँ पर आएगा 1 डायटोमिक गैस के मोल्स इंटू 5/2 R T नॉट इंटू 2.3. ये हमारे पास आता है. इसकी वैल्यू आ जाती है 23 RT नॉट. फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मिक्सचर विल बी बिटवीन 18 RT नॉट एंड 19 RT नॉट. दैट इज़ इनकरेक्ट क्योंकि वैल्यू आ रही है 23 RT नॉट. ओके, सो दैट इज़ हाउ वी चेक ऑल द ऑप्शंस. इस क्वेश्चन में ये सिस्टम दिया हुआ है, 3 ब्लॉक्स हैं, एक स्प्रिंग है जो कि इस तरह से अटैच्ड है, और हमें कुछ ऑप्शंस चेक करने हैं. अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो ये समझ के कि देखो ये वाला जो ब्लॉक है ये स्ट्रिंग से डायरेक्टली इस पुली से कनेक्टेड है, यानी कि इस ब्लॉक का जितना भी एक्सेलरेशन होगा उतना ही इस पुली का भी होगा, बस मैग्नीट्यूड में सेम होगा, बस डायरेक्शन में डिफरेंट होगा. अब हम लोग थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं. पहले थर्ड ऑप्शन को चेक करने के लिए हमने ये सीखा है कि ये जो एक पुली और उसका जो 2 मास उससे लटके हुए हैं, इस सिस्टम के लिए कंस्ट्रेंट मोशन में हमने सीखा है कि एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू पुली वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें इट विल बी माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू पुली. इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो A2 माइनस AP, बिकॉज सब सेम डायरेक्शन में है तो मैं पुली का भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, तो मैं इसमें वेक्टर साइन हटा के मान रहा हूँ कि सब सेम डायरेक्शन में, ये वाली जो डायरेक्शन है दिस इज़ पॉजिटिव. ओके, A2 माइनस AP और यहाँ पर A3 माइनस AP. बट क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ पुली तो A1 के बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो हमने लिखा यहाँ पर A2 माइनस A1 माइनस ऑफ A3 माइनस A1. और थर्ड ऑप्शन में जो रिलेशन दिया है वो आ गया हमारे पास
A2 minus A1 is equal to A1 minus A3. So third option is correct. नाउ हमें x0 से रिलेटेड 3 ऑप्शंस चेक करने हैं और x0 क्या है? x0 है कि सिस्टम को जब ऐसी पोजीशन से छोड़ा जब स्प्रिंग जो है अनस्ट्रेच था, यानी कि नेचुरल लेंथ पे था, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इन सब्सिक्वेंट मोशन x0 है और उससे रिलेटेड अपने को कुछ ऑप्शंस चेक करने हैं, जिसमें से एक ऑप्शन तो यही है कि x0 कितना है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि x0 फाइंड करते हैं अपन। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखो, इस स्ट्रिंग में टेंशन T मान लेते हैं, यहाँ पर 2T हो जाएगा, यहाँ पर भी टेंशन 2T हो जाएगा। इन दोनों ब्लॉक्स पर टेंशन के अलावा 2mg, इस डायरेक्शन में mg, और इसके ऊपर जैसे जैसे स्प्रिंग एक्सटेंड होगा स्प्रिंग का फोर्स लगेगा kx। अब न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। इस ब्लॉक पे न्यूटन्स लॉ लगाया तो हमने लिखा mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, इसको बोल देता हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इसके ऊपर लिखा, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, दैट इज़ वाई आई विल राइट 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2m इंटू A3। और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन राइट साइड मानते हुए थर्ड इक्वेशन लिखी 2t माइनस kx इज इक्वल टू 2m इंटू A1। इस फर्स्ट इक्वेशन से हम लिख सकते हैं A2 इज इक्वल टू g माइनस टी बाई एम। सेकेंड इक्वेशन से हम लिख सकते हैं A3 इज इक्वल टू g माइनस टी बाई 2m। और थर्ड इक्वेशन से लिख सकते हैं हम लोग A1 इज इक्वल टू t बाई m माइनस kx बाई 2m। ये हमारे पास A1, A2, A3 की वैल्यूज़ आ गई और ये सारी वैल्यूज़ को हम लोग इस इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A1 माइनस A3। यहाँ से हमने वैल्यूज़ पुट करना शुरू किया तो G, इसको ऐसे लिख लेते हैं बेटा, A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 2A1। और अब रखते हैं A2 की वैल्यू G माइनस टी बाई एम, A2 की वैल्यू रख दी, प्लस A3 G माइनस टी बाई 2m इज इक्वल टू 2 टाइम्स A1, 2 टाइम्स ये पूरे A1 की वैल्यू t बाई m माइनस kx बाई 2m। ओके, यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमें ये मिलता है g प्लस जी 2g, और ये आ जाता है मेरे पास माइनस 3 बाई 2 m, दिस इज़ सेम वही वाला मास है ये, कैपिटल M। और यहाँ से अपने को मिलता है 2t बाई m माइनस 2kx बाई 2m, 2 कैंसिल। यहाँ से टेंशन की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो सपोज़ मैं यहाँ से m, ये m नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन लेकर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ से तो m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर m मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो टेंशन की जो वैल्यू आएगी अपने पास, यहाँ पर भी 3t बाई 2 था, तो ये 3t बाई 2 और इधर जाके ऐड हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7t बाई 2। और ये kx वाला टर्म इस तरफ ले आते हैं तो हमारे को मिलता है 2mg प्लस kx। That means tension comes out to be 4mg by 7 plus 2kx by 7। ये जो टेंशन की वैल्यू है इसको यहाँ यूज़ कर लेते हैं जिससे कि मुझे फर्स्ट ब्लॉक का एक्सेलरेशन मिल जाए। ये टेंशन की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं और मैं यहाँ कैलकुलेशन कर लेता हूँ। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन A1 इज इक्वल टू, टेंशन की वैल्यू पुट करी तो 4mg अपॉन 7 प्लस 2kx अपॉन 7 डिवाइडेड बाय m माइनस kx बाय 2m। ये कितना आ जाता है देख लेते हैं, 4g बाय 7, यहाँ से आएगा 2kx बाय 7m
और इसमें अगर हम लोग LCM लेंगे, यहाँ पर 7m है, यहाँ पर 2m है, तो मेरे पास आएगा 4kx, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस 7kx अपॉन 14m, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, और यहाँ से अपन अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलता है, ये तो आ गया -3kx/14m, और इसको हमने लिखा इस तरह से 4g/7 माइनस 3kx/14m। अब हम लोग इस एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस कर लेते हैं इस तरह से कि -3k/14m कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचा x माइनस 4g/7 मल्टीप्लाइड बाय 14m/3k, ये एक्सप्रेशन आता है। यहाँ से 7 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 8mg/3k आ जाएगा। दैट मीन्स a1 को लिख सकते हैं हम लोग -3k/14m मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 8mg/3k, ये हमारे पास a1 की वैल्यू आती है। ठीक है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। अब हम लोग इस इक्वेशन से कंटिन्यू करते हैं। ये इक्वेशन अभी हमने डिराइव करी, तो a1 का जो ये एक्सप्रेशन है, इसको अगर इससे कंपेयर करो -ω² x माइनस x0, देन यू विल नोटिस कि ये तो SHM की इक्वेशन आ गई है, यानी कि ये जो ब्लॉक है इट विल परफॉर्म SHM, और जब ये SHM परफॉर्म करेगा तो जहाँ से हमने इसको लीव किया है वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। SHM में सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी 0 2 जगह पर होती है, एक्सट्रीम पोजीशंस पर। तो ये जहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो तो हो गई एक्सट्रीम पोजीशन, और मीन पोजीशन कहाँ आएगी, जहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होता है, दैट मीन्स x = x0। तो मीन पोजीशन जो होगी, पहले तो हम लोग ये लिख देते हैं कि ये मोशन जो है ये SHM है, और मीन पोजीशन जो होगी इट विल बी एट x = x0, और x = x0, ये x0 वो नहीं है जो इक्वेशन में दिया है। चलो इसको हम लोग एक काम करते हैं, कुछ और लिख लेते हैं, x1 लिख लेते हैं, ये x1 मीन पोजीशन है। तो x = x1 जो कि 8mg/3k है। अब ये जो मीन पोजीशन है हमारे पास, इसमें सिंपल सा रूल है, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की जो डिस्टेंस होगी, मीन पोजीशन के आगे भी उतना ही डिस्टेंस जाएगा। मीन पोजीशन से दोनों तरफ एम्पलीट्यूड के बराबर उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। दैट मीन्स मैक्सिमम जो एक्सटेंशन आएगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग जो कि इक्वेशन में दिया हुआ है x0, वो इसी का डबल होगा, 16mg/3k। तो ये हमने फर्स्ट ऑप्शन चेक किया, जबकि फर्स्ट ऑप्शन में जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 4mg/k, दैट इज़ इनकरेक्ट। ओके, इसके बाद चेक करते हैं हम लोग सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कि x0/2 यानी कि मैक्सिमम एक्सटेंशन का हाफ एक्सटेंशन जब होगा स्प्रिंग में, तब जो है स्प्रिंग से अटैच्ड ब्लॉक की जो स्पीड होगी वो दी हुई है 3g√m/5k। उसको चेक करने के लिए भी हम SHM का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि नाउ अगर हमने ये प्रूव कर ही दिया है कि मोशन ऑफ दिस ब्लॉक, इसको फर्स्ट ब्लॉक बोल देता हूँ मैं, इसको सेकंड बोल देते हैं, इसको थर्ड, तो मोशन ऑफ दिस फर्स्ट ब्लॉक इज SHM, तो हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जो है SHM में क्या लिखी जा सकती है, ω√a² - x²। याद है जिसमें x क्या होता है, x होता है मेन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो मैक्सिमम एक्सटेंशन स्प्रिंग में आने वाला था, उसके हाफ एक्सटेंशन पे बात हो रही है। उसके हाफ एक्सटेंशन का मतलब है कि ये वैल्यू, यानी कि उस समय ये जो ब्लॉक है वो कहाँ पर होगा, अपनी मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन पे होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, 0। तो उसकी स्पीड तो किसके बराबर होगी, a ओमेगा या ओमेगा इंटू a। तो इसमें हम लोग ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं। ओमेगा की वैल्यू इसी का अंडर रूट है, √3k/14m मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यही है 8mg/3k, तभी तो हमने ये वैल्यू निकाली थी। तो 8mg/3k। अब इसकी वैल्यू लिखने के लिए हमने g जो है वो तो बाहर लिख लिया, ये g,
अंडर रूट के अंदर हमने m स्क्वायर ये लेके गए और नीचे k स्क्वायर। पहले से अंडर रूट के अंदर k था, एक m था, 3 और 14 ये भी पहले से थे। और जब ये 8 का स्क्वायर अंदर जाएगा तो 64 और 3 का स्क्वायर 9, ये पूरा अंडर रूट के अंदर आएगा। यहाँ से एक k कैंसिल, एक m कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 से 7 टाइम्स और ये आ जाता है 32 टाइम्स। तो हमारे पास कितना आ जाता है, g अंडर रूट 32m बाय 21k, जो कि सेकंड ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा। दैट इज़ वाई सेकंड ऑप्शन भी क्या है, इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन अब चेक करना बचा है, उसमें पूछा है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन का जब 1/4 एक्सटेंशन होता है स्प्रिंग में, तब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है। तो इसका 1/4 अब लास्ट पार्ट चेक करने के लिए दिया हुआ है कि जब स्प्रिंग में एक्सटेंशन उसके मैक्सिमम एक्सटेंशन का 1/4 है, तब उसका एक्सेलरेशन कितना होगा उस ब्लॉक का जो कि स्प्रिंग से अटैच्ड है। उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये लिखा हुआ है, यहाँ पर x क्या है, स्प्रिंग में एक्सटेंशन। तो बस मुझे यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करनी है, मैक्सिमम एक्सटेंशन का 1/4। तो ये पुट कर देते हैं हम लोग। और उसमें एक्सेलरेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, तो आई डोंट नीड दिस माइनस साइन। हमने लिखा मॉड ऑफ 3k बाय 14m मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू पुट करी हमने 4mg बाय 3k, इसका 1/4 माइनस 8mg बाय 3k, इसका मॉड लेना है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3k बाय 14m मल्टीप्लाइड बाय ये आ गया 4mg बाय 3k। ओके, यहाँ से m कैंसिल, 3k कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम्स और ये 7 टाइम्स। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आती है 2g बाय 7 एक्सेलरेशन की वैल्यू। एंड क्वेश्चन में जो दे रखी है वो दे रखी है 3g बाय 10, दैट मीन्स इट इज़ इनकरेक्ट। ओके, इस क्वेश्चन में 3 ग्लास सिलेंडर्स दिए हुए हैं जिनके बेस पर एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट मानना है अपने को x, लेकिन इनके जो टॉप सर्फेसेस हैं वो अलग अलग शेप के हैं। एक में तो फ्लैट है, एक में कॉनकेव डाउनवर्ड्स है और एक में कॉनकेव अपवर्ड्स। ओके, और हमें ये फाइंड करना है कि अगर ऑब्जर्वर ऊपर से इस ऑब्जेक्ट को देखे तो उसको एपरेंट डेप्थ क्या दिखाई देगी, मतलब कि इस टॉप सरफेस से कितना नीचे उसको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा या इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। उसके लिए हमने इस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट किया। इसमें जो एपरेंट डेप्थ आएगी दैट विल बी h1, इसमें h2, इसमें h3, और उसी से रिलेटेड अपने को सारे ऑप्शंस चेक करने हैं। इसमें h1 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, एक्चुअल डेप्थ सरफेस जो होता है दोनों मीडियम के बीच की जो बाउंड्री है वहाँ से ऑब्जेक्ट की डेप्थ नापी, एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू रिलेटिव, और म्यू रिलेटिव में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जहाँ से रेज आई हैं दैट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जिस मीडियम में रेज जाएंगी रिफ्रैक्ट होने के बाद। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ पुट करी। h की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 30 सेंटीमीटर्स एंड म्यू रिलेटिव विल बी 1.5 डिवाइडेड बाय 1, एयर मीडियम में जाएंगे तो यहाँ से आ जाता है हमारे पास 1.5 से यहाँ पर 10 लिखा तो 20 सेंटीमीटर्स। फिर इन दोनों की केसेस की बात करते हैं। इसमें स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होना है, तो स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज़ इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग और ध्यान रखते हुए कि μ1 वो मीडियम है जहाँ से रेज आई हैं, μ2 वो मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्ट होने के बाद रेज जाएंगी, इस बात का ध्यान रखते हुए वैल्यूज़ पुट करें तो यहाँ पर आएगा, इस केस में लिख रहा हूँ मैं 1/v, v तो हमें फाइंड करना है, माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई u, तो यहाँ से डिस्टेंस नापेंगे तो ये होगी 30, तो माइनस 30 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 अपॉन r। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा और वो रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर्स दिया हुआ है, मैं सेंटीमीटर्स में रखूँगा इसको, 300 सेंटीमीटर्स माइनस साइन के साथ। अब हमने सारी वैल्यूज़ ये भी सेंटीमीटर्स में रखी है, ये भी सेंटीमीटर्स में रखी है, तो जो v की वैल्यू मिलेगी हमें वो v की वैल्यू सेंटीमीटर्स में मिलेगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से 3 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पर हमारे पास आता है 1/v इज़ इक्वल टू
-1/2 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/600 -1/20, और इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो नीचे 600 ऊपर 1 और -30, तो v कम्स आउट टू बी -600/29, 600/29 हमारे पास वैल्यू आ जाती है। माइनस का मतलब है कि इस सरफेस के नीचे, तो हम लोग इसमें H2 की वैल्यू लिख लेते हैं 600/29, विच कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 20.69 सेंटीमीटर्स। ओके, फिर थर्ड केस सॉल्व करते हैं। थर्ड केस के लिए भी सेम इक्वेशंस, मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, अभी भी 1.5 से 1 मीडियम में जा रही है। एक ही फ़र्क है कि ये सरफेस का जो कॉन्केविटी है वो चेंज हो गई, इसलिए जब मैं आर की वैल्यू रखूँगा 300 सेंटीमीटर्स, वो नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि इसका सेंटर उस तरफ होगा। तो हमने वैल्यूज पुट करी, हमने लिखा 1/v -3/2 -30 इज इक्वल टू 1 -3/2 300 सेंटीमीटर्स। यहाँ से माइनस माइनस फिर से प्लस होता है, ये फिर से 10 से कैंसिल होता है, तो 1/v इज इक्वल टू -1/600 -1/20, तो v कम्स आउट टू बी -600/31, तो H3 की जो वैल्यू है वो 600/31 आ जाती है, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 19.35 सेंटीमीटर्स आती है। तो अब हमने H1, H2 एंड H3, इसको लिख देता हूँ मैं H1, H2 और ये रहा H3, ये तीनों निकाल लिए। इनको अगर ऑर्डर में अरेंज करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम H3 है, देन H1 एंड देन H2। ये हमारे पास ऑर्डर आ गया। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है H2 इज ग्रेटर देन H1, दैट इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन में लिखा है H3 इज ग्रेटर देन H1, इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन में लिखा है H2 इज ग्रेटर देन H3, अगेन करेक्ट। और एक सेकंड ऑप्शन है जिसमें बोला है कि H2 minus H1 which is 0.69 सेंटीमीटर्स, इट विल लाई बिटवीन 0.8 एंड 0.9 सेंटीमीटर्स, दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि इनका डिफरेंस तो 0.69 आ रहा है। सो दैट्स इट। इस क्वेश्चन में ये कंटेनर दिया हुआ है जिसमें ये हैवी पिस्टन एक बहुत ही स्मॉल वेलोसिटी कैपिटल V से, दोनों पे ध्यान देना, पिस्टन हैवी है और उसकी वेलोसिटी बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल वेलोसिटी कैपिटल V से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और एक पार्टिकल है जो कि दोनों तरफ इलास्टिक कोलिशन करेगा, एक बार पिस्टन से एक बार इस वॉल से। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ ऑप्शंस चेक करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इस पार्टिकल की एक बार कोलिशन होता है अगर इलास्टिक कोलिशन इस पिस्टन के साथ, तो इस पार्टिकल की स्पीड में चेंज कितना आता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिखा कि बिफोर कोलिजन ये पिस्टन इस डायरेक्शन में कैपिटल V से आ रहा है और ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में स्मॉल v से आ रहा है। आफ्टर कोलिजन ये जो पिस्टन है, सिंस ये हैवी पिस्टन है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मास इतना ज़्यादा है कि कोलिजन होने पर इस पिस्टन की वेलोसिटी में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स इट विल कंटिन्यू टू मूव विद सेम वेलोसिटी कैपिटल V, और पार्टिकल टर्न होके इस डायरेक्शन में जाएगा और इसकी स्पीड मान लेते हैं कोलिजन के बाद स्मॉल v1। तो क्योंकि इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है, आई कैन राइट कि E इक्वल टू 1 विच इज़ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मैग्नीट्यूड। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी फाउंड फ्रॉम द सिचुएशन आफ्टर कोलिजन, तो यहाँ आएगा v1 माइनस कैपिटल V, और बिफोर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा v प्लस कैपिटल V। तो इससे मिलता है हमें v प्लस कैपिटल V इज इक्वल टू v1 माइनस कैपिटल V। तो ये आ जाता है हमारे पास v1 माइनस स्मॉल v इज इक्वल टू 2 कैपिटल V। ये क्या निकाला मैंने, ये हमने फाइंड किया कि पार्टिकल की स्पीड में कितना चेंज आता है फाइनल माइनस इनिशियल जब एक बार वो इस पिस्टन से कोलाइड करता है, दैट इज 2v। नाउ एक चीज़ और लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ कोलिशंस पर यूनिट टाइम, दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड करनी है तो सिंपली इस पार्टिकल की जो स्पीड है
उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 2x से। यहाँ से यहाँ तक जाना और फिर वापस आने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी 2x/v, और उसका रेसिप्रोकल ले लिया तो हमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। हमने ये कैसे मान लिया कि v/2x में डिस्टेंस x ही रहेगी जाते समय भी और आते समय भी। आते समय तो हमें ये सोचना चाहिए कि सपोज डिस्टेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि ये पिस्टन थोड़ा सा आगे मूव हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई है कि कैपिटल V इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू dl/L इंटू V0। अब इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूँ तो देखो ऐसे पता चलता है कि L/V0 इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू dl/V। ये क्या बता रहा है कि L जो इनिशियली डिस्टेंस थी पिस्टन से लेकर इस वॉल तक की, उस डिस्टेंस को इस पार्टिकल को कवर करने में, जो पार्टिकल की वेलोसिटी थी शुरू में V0, उस पार्टिकल को कवर करने में जो टाइम लगेगा वो होगा L/V0। और अगर पिस्टन का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dl, उसको डिवाइड करें पिस्टन की स्पीड से, तो जो टाइम लगेगा उसको dl डिस्प्लेसमेंट करने में, वो टाइम भी इस टाइम से बहुत लार्ज है। दैट मीन्स पार्टिकल को जाकर वापस आने में जो टाइम लगेगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, और उसमें हम लोग ये मान सकते हैं कि पिस्टन ऑलमोस्ट इसी पोजीशन पर मिलेगा, इतनी कम है उसकी वेलोसिटी। इसलिए हम यहाँ पर ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जाते समय भी x डिस्टेंस और वापस आते समय भी x डिस्टेंस। ये नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम हो गया। अब मुझे अगर ये लिखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी multiplied by change in speed of the particle per collision, change in speed of particle per collision। देखो इसको मैं वापस से समझाता हूँ। कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब कितने कोलिजन्स पर सेकंड हो रहे हैं और हर कोलिजन में कितना चेंज आ रहा है स्पीड में, उसको मल्टीप्लाई कर दे तो कितनी स्पीड चेंज हो रही है पर सेकंड, वो पता चल जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पता चल जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं dv/dt, जहाँ पर v जो है स्मॉल v वो इस पार्टिकल की स्पीड का रेट ऑफ चेंज है। दिस विल कम आउट टू बी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी हमने निकाली v/2x मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन स्पीड ऑफ द पार्टिकल पर कोलिजन, ये आ गया 2 इंटू कैपिटल V। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये चेंज इन स्पीड है पर यूनिट टाइम। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है? फर्स्ट ऑप्शन में पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी जब ये पिस्टन L0 से L0/2 तक डिस्प्लेस हो चुका होगा। सेकेंड ऑप्शन में पिस्टन अगर dl डिस्टेंस मूव करता है तो जो वेलोसिटी में स्पीड में जो चेंज आता है पार्टिकल के, वो ये आता है 2v इंटू dl/L। इसको फाइंड करने के लिए, और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है रेट एट विच पार्टिकल स्ट्राइक्स द पिस्टन। रेट एट विच पार्टिकल स्ट्राइक्स द पिस्टन अगर निकालें अपन तो वो v/2L आएगा, ना कि v/L स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट करेगा मोशन। तो दैट इज़ रॉन्ग। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है कि आफ्टर ईच कोलिजन जो स्पीड में चेंज होगा दैट विल बी 2v, दैट इज़ करेक्ट। ये सही दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए, इसमें ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया। इसमें मैंने लिखा dv/dt इज इक्वल टू v/x। देखो यहाँ पर जो डायग्राम में मैंने बताया कि वॉल से लेकर पिस्टन तक की डिस्टेंस को x लिख लिया, तो आई कैन से dx/dt इज इक्वल टू -v, क्योंकि x टाइम के साथ कम हो रहा होगा। तो यहाँ पर देखो v को, कैपिटल V को हम लिख सकते हैं -dx/dt। यहाँ से dt से dt कैंसिल किया और इसको रीअरेंज किया, dv/v इज इक्वल टू -dx/x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इसमें पार्टिकल की स्पीड सबसे पहले तो कितनी थी v0 और फाइनल स्पीड v। x की डिस्टेंस पहले कितनी थी L0 और जनरल ले लेते हैं हम लोग सपोज x। तो यहाँ से कितना आ जाता है ln v/v0 इज इक्वल टू माइनस को इंक्लूड कर लेता हूँ मैं, ln L0/x। तो वी गेट v इज इक्वल टू L0 इंटू v0/x। यानी कि अगर ये जो पिस्टन है ये L0/2 डिस्प्लेस हो जाता है तो x की वैल्यू L0/2 रख देंगे हम लोग। L0/2 रखेंगे तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू
L0/2 implies कि वेलोसिटी विल बी 2v0। 2v0 होने का मतलब है कि उसकी स्पीड जो है वो डबल हो गई और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 4 टाइम्स। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन हमने ऑलरेडी चेक कर लिया कि हर कोलिजन में स्पीड में चेंज होगा 2 × V, वो भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन रेट एट विच पार्टिकल स्ट्राइक्स द पिस्टन गलत है। सेकेंड ऑप्शन पिस्टन मूव्स dl, तो dl डिस्टेंस मूव करे अगर पिस्टन उतनी देर में जो पार्टिकल की स्पीड में चेंज आएगा दैट विल बी 2v dl/L। उसको चेक करने के लिए आप खुद ये सोचो कि यहाँ जो हमने एक्सप्रेशन निकाल रखा था इस एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ से हमारे पास क्या आया v × V/x, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है या फिर चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम पर सेकेंड है। तो मेरे को अगर चेंज इन स्पीड निकालना है उतनी देर में जितनी देर में ये पिस्टन dl डिस्टेंस चलेगा, तो dl डिस्टेंस चलने में उसको टाइम कितना लगेगा dl/V, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये था चेंज इन स्पीड पर सेकेंड और मल्टीप्लाइड बाय दैट टाइम, तो चेंज इन स्पीड आ गया। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और हमारे पास कितना आ जाता है v × dl/x। जो लिख रहा हूँ मैं वो x तो जनरल लेंथ थी, लेकिन स्टार्टिंग में जो लेंथ है वो कितनी रहेगी L। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आता है कि चेंज इन स्पीड उतनी देर में जितनी देर में पिस्टन dl डिस्टेंस मूव करेगा, दिस विल बी दैट। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है दैट इज 2 लगा हुआ है वहाँ पर, दैट इज वाई सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, इस क्वेश्चन में दिया है कि रेडियम रेडॉन में डिके होता है बाय रिलीजिंग एन अल्फा पार्टिकल, और उसके बाद वो जो रेडॉन बनता है वो एक्साइटेड स्टेट पे बनता है, तो वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आने के लिए एक गामा फोटोन रिलीज करता है एंड वी हैव टू फाइंड एनर्जी ऑफ दैट गामा फोटोन। लेट्स स्टार्ट विद द रिएक्शन। ये डिके हुआ रेडॉन में और साथ में एक अल्फा पार्टिकल एमिट किया, अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम का न्यूक्लियस। लेकिन ये जो रेडॉन बना ये एक्साइटेड स्टेट पे बना, दैट इज़ वाई हमने इसको स्टार लगा दिया। फिर ये एक्साइटेड स्टेट वाला रेडॉन गामा फोटोन डिके करके, गामा फोटोन एमिट करके अपनी स्टेबल स्टेट पर आ जाता है, ग्राउंड स्टेट पर आ जाता है। तो ये दिया हुआ है। अब मैं मान लेता हूँ कि ये जब अल्फ़ा डिके हुआ तो अल्फ़ा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी K1 है, या इसको K2 बोल देता हूँ और इसकी एनर्जी को मैं K1 बोल देता हूँ। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये दे रखी है 4.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया हुआ है। और ये फ्री था, जब डिके प्रोसेस होने से पहले ये फ्री पार्टिकल था। दैट मीन्स मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, और मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों का मोमेंटम बराबर होगा। इसका मतलब है कि P को हम लिख सकते हैं √2mk और यहाँ लिख सकता हूँ √2mk। तो यहाँ से पता चलता है कि दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है वो आएगा इन्वर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस के। यहाँ पर m2/m1 की वैल्यू पुट कर देते हैं 4/222, दोनों तरफ +1 कर देते हैं। तो दोनों तरफ +1 करने से क्या होगा, LCM लेने के बाद K1 + K2/K इज इक्वल टू 226/222। ये क्या हो गई K1 + K2 टोटल काइनेटिक एनर्जी, और K2 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये आ जाता है 226/222 मल्टीप्लाइड बाय 4.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी जो वैल्यू आती है ये आती है 4.52 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन में जो टोटल एनर्जी रिलीज हुई थी वो 4.52 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई थी इन द फॉर्म ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअली इससे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी बिकॉज कुछ इसने एक्साइटेड स्टेट पर जाने के लिए यूज़ करी है, करेक्ट। तो वो अभी हम फाइंड करेंगे। अब आती है बात कि इस रिएक्शन में टोटल एनर्जी जो रिलीज हुई है वो एग्जैक्टली फाइंड करने के लिए, ये तो काइनेटिक एनर्जीज हो गई दोनों की, और दोनों की मिला के जो टोटल सम है वो हमने फाइंड करी है। टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई उसको निकालने के लिए एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू ΔM × c², ये यूज़ करेंगे। तो ΔM × c² में मास डिफेक्ट हमने निकाला तो दिया हुआ है कि रेडियम के लिए दे रखा है 226.005 माइनस
रेडॉन के लिए दे रखा है 222.000 एंड अल्फा पार्टिकल के लिए दे रखा है 4.000 इंटू सी स्क्वायर। ये सारे के सारे एटॉमिक मास यूनिट में है, तो ये आ जाता है 0.005 इंटू सी स्क्वायर। और दे रखा है कि पर एटॉमिक मास यूनिट जब एनर्जी में रिलीज होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हमने लिखा कि ये u 0.005 u इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं 0.005 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से जो अपने पास वैल्यू आती है 0.005 इंटू दिस, ये हमारे पास आ जाती है 4.655। इसमें हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो 4.655 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। अगर ये टोटल एनर्जी रिलीज्ड है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसने जो एक्साइटेड स्टेट पर जाने के लिए यूज़ करी वही एक्स्ट्रा एनर्जी तो यहाँ गामा फोटोन के रूप में निकलेगी। तो एनर्जी ऑफ गामा फोटोन विल बी इक्वल टू 4.655 माइनस 4.52 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें कैलकुलेशन करने के बाद मिलता है 5, 3 एंड 1, 0.135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिख लें तो 135 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये हमारा आंसर है। डेसिमल प्लेसेस में 2 पॉइंट्स तक देना है अगर तो 135.00 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें ये दो जो रेल्स हैं उसके ऊपर एक परफेक्टली कंडक्टिंग वायर 10 सेंटीमीटर्स लेंथ का, उसको कांस्टेंट वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में चला रहे हैं। क्वेश्चन क्लास में मेंशन्ड है कि इवन आफ्टर स्टार्टिंग इट टू मूव, कि इसको मूव कराना स्टार्ट किया उसके बावजूद इसकी वेलोसिटी को हमें कांस्टेंट अज्यूम करना है। और इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है गोइंग इन टू द प्लेन 1 टेस्ला के। ये इंडक्टर का इंडक्टेंस दे रखा है और रेजिस्टर का रेजिस्टेंस दे रखा है। उसके बाद हमें जो फाइंड करना है कि t इक्वल टू 1 मिली सेकेंड, मतलब कि चलाना स्टार्ट किया उसके 1 मिली सेकेंड के बाद इसमें करंट कितना होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक कंडक्टिंग वायर को हम चलाएंगे तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। उसको अगर देखें हम लोग तो V क्रॉस B पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो आई कैन से कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा आएगा कि इट विल ट्राई टू मूव पॉजिटिव चार्ज इन दिस डायरेक्शन। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी दैट विल बी B इंटू V इंटू L। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 टेस्ला, वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड तो 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड इंटू लेंथ, तो ये हो जाएगा अपने पास 0.1, तो ये आ जाता है 10 टू द पावर -3 वोल्ट्स। उसके बाद देखो अगर यहाँ पर इक्विवेलेंट हम लोग ये मान लें कि ये बैटरी कनेक्टेड है तो ये सर्किट कैसा बन गया, एक यूजुअल LR सर्किट बन गया, जिसमें इनिशियली जब इसको मूव कराना स्टार्ट किया ही था और स्विच बंद किया था, यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ था, तो वो स्विच बंद किया था तब ये सर्किट में करंट क्या था, 0। तो इस सर्किट में हम लोग जानते हैं LR सर्किट में करंट की जो ग्रोथ होती है उसकी इक्वेशन आती है I इज इक्वल टू V/R 1 - e टू द पावर -t अपॉन L/R, ये इक्वेशन आती है। तो ये L/R को हम लोग टाइम कांस्टेंट बोलते थे। इसमें हमें बस वैल्यूज पुट करनी है एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर 1 मिली सेकेंड। V की वैल्यू 10 टू द पावर -3, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम, 1 - e टू द पावर -t की वैल्यू लिखनी है 10 टू द पावर -3 सेकेंड्स, 1 मिली सेकेंड। L की वैल्यू दे रखी है 10 टू द पावर -3 हेनरी एंड रेजिस्टेंस इज 1 ओम। तो ये आ जाता है हमारे पास 10 टू द पावर -3, 1 - e टू द पावर -1 एंड क्वेश्चन में गिवन है e टू द पावर -1 की जो वैल्यू है दैट इज 0.37। 1 - 0.37 कम्स आउट टू बी 0.63 मिली एम्पियर, बिकॉज 10 टू द पावर -3 इसमें मल्टीप्लाइड था। तो करंट की जो वैल्यू आती है 0.63 मिली एम्पियर्स आती है एंड दिस वैल्यू इज ऑलरेडी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, इस क्वेश्चन में ऑप्टिकल बेंच वाला एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसमें अपन लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करते हैं और उसमें कैसे कैसे रीडिंग लिए वो बता रखा है। देखो एक्सपेरिमेंट में
मान लो अपने पास ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज और ये लेंस, ठीक है, ये ऑप्टिकल बेंच पे तीनों की लोकेशन है। तो क्वेश्चन में बता रखा है कि उस ऑप्टिकल बेंच में जो उसकी टोटल लेंथ है 1.5 मीटर, उस ऑप्टिकल बेंच पर ऑब्जेक्ट वाली पिन जहाँ पे रखी है, ठीक है, उसकी वहाँ पर रीडिंग मिलती है अपने को। उस रीडिंग को मैं, जो पोजीशन है ना ऑप्टिकल बेंच पर, उसको x1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दैट इज 45 सेंटीमीटर्स, ठीक है। फिर उसके बाद लेंस की उस ऑप्टिकल बेंच पर जो लोकेशन है उसकी रीडिंग पढ़ी जाती है 75 सेंटीमीटर्स बाद में लिख लेंगे अपन। और वैसे ही इमेज वाली पिन जिससे इमेज कोइंसाइड करेगी उसके लिए बता रखा है कि 135 सेंटीमीटर्स। ये रीडिंग्स हैं ऑब्जेक्ट, लेंस और इमेज वाली। ऑब्जेक्ट की पिन, इमेज की पिन और लेंस की जो लोकेशन है ऑप्टिकल बेंच पर। अब ये जो रीडिंग्स ली हैं, ये ऑप्टिकल बेंच पर लिए ऐसी ऑप्टिकल बेंच जिसके लिए बता रखा है कि हर 1 सेंटीमीटर में 4 बराबर डिविजन्स है, ठीक है, लेंथ के। तो 1 सेंटीमीटर में 4 बराबर डिविजन्स का मतलब है कि उस ऑप्टिकल बेंच का लीस्ट काउंट जो है वो कितना हो गया, 0.25 सेंटीमीटर्स या फिर 1/4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये लीस्ट काउंट हो गया, यानी कि ये सारी रीडिंग्स जो हमने ली हैं ऑब्जेक्ट पिन, लेंस और इमेज पिन की, इन सब में जो एरर हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ठीक है, दैट विल बी 1/4 सेंटीमीटर्स। तो इसकी अगर वैल्यू रिपोर्ट करेंगे तो अपन ऐसे करेंगे, 0.25 भी लिख सकते हैं ऑब्वियसली। अभी मैंने 1/4 लिख लिया, प्लस माइनस 1/4। अब लिख देता हूँ मैं सेंटीमीटर प्लस माइनस 1/4 सेंटीमीटर। ये इन तीनों की रीडिंग्स हो गई कंप्लीट, इस तरह से रिपोर्ट होगी। अब जब हम लोग लेंस फॉर्मूला लगाते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, उसमें मुझे अगर u की वैल्यू चाहिए, ठीक है, साइन वगैरह तो हम साइन कन्वेंशन में बाद में लगा लेंगे, बस मुझे u की लेंथ, मैग्नीट्यूड कितना वो चाहिए, तो दैट विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1, है ना। तो u की वैल्यू x2 माइनस x1 करके वैल्यू तो आ जाएगी 30, बट हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ये डेल्टा u कितना होगा, कि इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना है। तो डेल्टा u की वैल्यू निकालेंगे तो इसको देखो, इस इक्वेशन से क्या आएगा, डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x1, एरर्स कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, तो ये कितना आ जाएगा, इसमें भी डेल्टा x2 जो है इसमें भी एरर 1/4 है मैक्सिमम, इसमें भी 1/4 है, ऐड होके आ जाएगा हाफ सेंटीमीटर। तो मैं u की वैल्यू को लिख सकता हूँ कि ये आ जाएगी अपने पास 30 प्लस माइनस हाफ सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस साइन लगा देते हैं अब अपन, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम लोग ये वाली डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लेंगे, ये ओरिजिन लेंगे, और ये क्या होगा, नेगेटिव साइड पे रखा होगा ऑब्जेक्ट, जो रियल ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से v का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई, v विल बी इक्वल टू x3 माइनस x2। x3 माइनस x2 करने पर आने तो वाला है 60, इन दोनों का जो डिफरेंस है 60 सेंटीमीटर्स आ गया, लेकिन v में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो तो इन दोनों के मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स का सम होगा, जो कि फिर से आ जाएगा हाफ सेंटीमीटर्स, और इसीलिए v की वैल्यू जो रिपोर्ट होगी, अब ये पॉजिटिव है तो हमने लिखा 60 प्लस माइनस हाफ सेंटीमीटर, ये आ गया। u और v की वैल्यूज आ गई। अब हमने लगाया लेंस फॉर्मूला 1/f 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ की वैल्यू इससे निकाल ही लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 1/v की वैल्यू, एरर तो अपन बाद में निकालेंगे, पहले अपन फोकल लेंथ की वैल्यू निकाल रहे हैं। 1/60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि u की वैल्यू -30 है, ये रहा, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3/60, दैट मीन्स फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स। अब इसमें एरर निकालना है तो इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या आएगा हमारे पास, -1/f स्क्वायर df, फिर -1/u स्क्वायर
1/v² dv और 1/u² माइनस माइनस प्लस हो गया du। अब अगर ये dv, du और df दे रिप्रेजेंट errors in focal length, dv, du and df represent errors in x coordinate या location of image, location of object and focal length। तो एरर्स सब्ट्रैक्ट तो होंगे नहीं, ये तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया आपको समझाने के लिए कि ये डिफरेंशिएट करने से ये आता है। नाउ जब हम एरर वाला कैलकुलेशन करेंगे तो हम रिलेशन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा एफ अपॉन एफ, एक एफ इसके साथ ले लिया, इनटू में वो जो 1/f बचा वो लिख लिया मैंने 1/20 और दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाता है अपने पास माइनस साइन हट जाएगा, एरर्स ऐड होते हैं, डेल्टा v/v² प्लस डेल्टा u/u²। अब ये क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है ना, डेल्टा एफ अपॉन एफ जो है वो हमें फाइंड करना है। तो डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100% एरर पूछा है। डेल्टा वी की वैल्यू क्या पुट करेंगे अपन, मैक्सिमम एरर वी में कितना हो सकता है, हाफ, इसमें हाफ पुट करेंगे, वी में वैल्यू पुट करेंगे 60 और यू में वैल्यू पुट करेंगे 30। तो फोकल लेंथ में जो परसेंटेज एरर आने वाला है वैल्यूज पुट करने के बाद वो आ जाएगा 1.39 के करीब, 1.38 और 1.39 के करीब आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है और इसमें कंडीशन दे रखी है कि एक पार्टिकल को ग्राउंड से इनिशियल वेलोसिटी u0 से प्रोजेक्ट किया जाता है एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। इसके बाद जब ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर ग्राउंड को हिट करता है तो इट अगेन रीबाउंड्स मेकिंग द सेम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, बट उसकी जो स्पीड है वो u0/अल्फा हो जाती है, इनिशियल स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिशन एंड सो ऑन। ये अपना जो मोशन है वो कंटिन्यू करता रहता है। हर बार कोलिजन के बाद जो उसकी स्पीड है वो u0 जो भी थी उसकी स्पीड वो डिवाइडेड बाय अल्फा हो जाती है, तो यहाँ पर u0/α² हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन तो ये दे रखी है इनिशियल सिचुएशन, और ये बता रखा है कि इसका फर्स्ट टाइम जब अपन ने प्रोजेक्ट किया और ये फर्स्ट टाइम ग्राउंड को हिट करता है, इस ड्यूरेशन के लिए इसके जो एवरेज वेलोसिटी आती है दैट इज़ v1। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन के लिए फॉर a to b अगर बात करें तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक, उसकी रेंज के बराबर, तो हमने लिखा u0² sin 2θ अपॉन g अपॉन टाइम विच विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट 2u0 sin θ अपॉन g। यहाँ से ये u0 कैंसिल, साइन 2θ को अपन लिख लेंगे 2 sin θ cos θ, g कैंसिल। जब 2 sin θ cos θ लिखेंगे तो ये 2 sin θ और 2 cos θ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा u0 cos θ। यानी कि जो क्वेश्चन में दिया है कि पहले कोलिशन तक जो उसकी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है दैट इज़ v1, दैट v1 इज़ एक्चुअली इक्वल टू u0 cos θ। अब इसके पूरे मोशन की बात करते हैं। पूरे मोशन में अगर अनटिल इट स्टॉप्स हमें अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है दैट विल अगेन बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अब की बार टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें फर्स्ट कोलिजन तक जो उसकी रेंज थी, फिर सेकेंड टाइम जो उसने मोशन किया रीबाउंड होने के बाद तब जो उसकी रेंज है, उन सारी रेंजेस का सम करना होगा, तब जाके टोटल डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मिलेगा। वाई आर वी नॉट टेकिंग डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, बिकॉज इवेंचुअली इट विल स्टॉप ऑन ग्राउंड और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। दैट इज़ वाई। तो हम पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, दैट विल बी u0² sin 2θ बाई g। नेक्स्ट टाइम उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो u0/अल्फा होगी, एंगल तो थीटा ही होगा, तो u0² sin 2θ अपॉन α² g। फिर अगला टर्म u0² sin 2θ अपॉन यहाँ α² आ जाएगा तो उसका भी स्क्वायर होगा, तो α⁴ इंटू जी,
एंड सो ऑन। इन सब का सम करना है हमको, और यहाँ पर जो सम निकालेंगे हम लोग वो आ जाएगा यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी 1 + 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर 1 अपॉन अल्फ़ा टू द पावर 4 एंड सो ऑन। दिस इज़ एन इनफाइनाइट जीपी, जिसमें हमें मालूम है कि जो कॉमन रेशियो है अगर वो 1 से कम है तो वी कैन राइट इट लाइक यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और यहाँ लिख सकते हैं ए अपॉन 1 माइनस आर 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। दिस विल बी यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है, अब ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। टोटल टाइम निकालने के लिए हमें हर बार दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको ऐड करना होगा। लेट्स स्टार्ट। 2 u नॉट साइन थीटा बाई जी, नेक्स्ट टाइम जो टाइम लगेगा दैट विल बी 2 u नॉट साइन थीटा बाय अल्फ़ा जी, क्योंकि u नॉट बाय अल्फ़ा स्पीड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम 2 u नॉट साइन थीटा बाय अल्फ़ा स्क्वायर जी एंड सो ऑन। यहाँ से हमें क्या मिलता है 2 u नॉट साइन थीटा बाय जी एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 बाय अल्फ़ा + 1 बाय अल्फ़ा स्क्वायर एंड सो ऑन। अगेन एन इनफाइनाइट जीपी, और हमें सोल्यूशन मिलता है 2 u नॉट साइन थीटा बाय जी मल्टीप्लाइड बाय, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा, कॉमन रेशियो जो आएगा। और यहाँ से हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 u नॉट साइन थीटा अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 दिस। ये हमारे पास टोटल टाइम आ गया। अब हमें इस टोटल टाइम और इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को यूज़ करके एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इंटू अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1, और टोटल टाइम हमने फाइंड कर लिया 2 u नॉट साइन थीटा अपॉन जी अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, इन दोनों को यूज़ करते हैं और v एवरेज लिखते हैं। यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा को लिख लिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, इसमें अल्फ़ा स्क्वायर इसको लिख लिया अल्फ़ा माइनस 1 इंटू अल्फ़ा प्लस 1, इसको डिवाइडेड बाय टाइम 2 u नॉट साइन थीटा अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा माइनस 1। अब कैंसिल आउट करते हैं कुछ चीज़ें। 2 u नॉट साइन थीटा जी कैंसिल, अल्फ़ा माइनस 1 और एक अल्फ़ा कैंसिल। इसकी वैल्यू दे रखी है कि ये जो v एवरेज है ये आता है 0.8 v1। 0.8 v1 का मतलब है 0.8 इंटू u नॉट कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास u नॉट स्क्वायर था एक्चुअली, तो u नॉट स्क्वायर होने का मतलब है हमारे पास यहाँ पर कैंसिल करके एक u नॉट बचेगा जब हम लोग यहाँ से u नॉट से कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.8 u नॉट कॉस थीटा, जो 0.8 v1 की वैल्यू है, और दिस मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जो हमने लिखा है इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ तो u नॉट बचा। ठीक है, ये कॉस थीटा बचा, और हमारे पास बचा नीचे तो सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस 1, यू नॉट कॉस थीटा कैंसिल। दिस मीन्स हमारे पास आ जाता है, इसको 4/5 लिख लेते हैं तो आएगा 4 अल्फ़ा प्लस 4 इज़ इक्वल टू 5 अल्फ़ा। दैट मीन्स अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4। करेक्ट, ये है फाइनल आंसर। हम लोग अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 4.00। इस क्वेश्चन में हमें एक प्रिज्म दिया हुआ है जिसका एक सरफेस किसी दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल से कोटेड है। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया है कि इफ़ दिस थीटा इज़ लेस देन इक्वल टू 60 डिग्री, इस केस में ये जो लाइट रे है यहाँ से एंटर करके इस सरफेस से TIR करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
तो हमने क्या किया, हमने लिमिटिंग केस ले लिया कि सपोज थीटा इज़ जस्ट इक्वल टू 60 डिग्री। उस केस में क्या होगा कि ये यहाँ पर इस सरफेस पर इन दोनों मीडियम्स के क्रिटिकल एंगल पर आएगी और जस्ट 90 डिग्री पे सरफेस को ग्रेस करती हुई जाएगी। और जैसे 60 डिग्री से यहाँ पर एंगल कम करेंगे, ये एंगल कम होगा, तो यहाँ पर जो मैं इस एंगल को मार्क कर देता हूँ R1 और इस एंगल को मार्क कर लेता हूँ R2। तो स्नेल्स लॉ से सोचो, ये दोनों एंगल्स आपस में रिलेटेड हैं स्नेल्स लॉ से। अगर ये एंगल कम करेंगे R1 भी कम होगा, R1 कम होगा तो R2 बढ़ेगा, बिकॉज इन दोनों का सम 75 डिग्री फिक्स है फ्रॉम ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये R1 कम होगा तो ये R2 बढ़ेगा, और R2 बढ़ेगा तो 60 डिग्री से एंगल कम करने पर R2 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि R2 क्रिटिकल एंगल को क्रॉस कर देगा, फिर TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। दैट मीन्स हमने इस केस को सॉल्व करना स्टार्ट किया। यहाँ पर हमने स्नेल्स लॉ लगाया, तो हमने लिखा 1 sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 sin R1। यहाँ लिखा √3/2 इज इक्वल टू √3 sin R1। दैट मीन्स R1 कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। अब R1 अगर 30 डिग्री है, जो मैंने अभी प्रीवियसली बोला था कि R1 प्लस R2 का सम 75 डिग्री होता है, इसको आप ऐसे देख सकते हो, ये 90 माइनस R1 होगा, ये नॉर्मल बनाया है इस सरफेस पर, तो ये 90 माइनस R1, दिस इज़ 90 माइनस R2 एंड दिस इज़ 75। तो आई कैन से 90 डिग्री माइनस R1 प्लस 90 डिग्री माइनस R2 प्लस 75 डिग्री विल बी इक्वल टू 180। ये 180 डिग्री इस 90 डिग्री से कैंसिल हो गया, देयरफॉर R1 प्लस R2 75 डिग्री होगा। R1 क्योंकि 30 डिग्री है, R2 विल बी 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री है और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनता है, तो हम लोग यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं और लिखते हैं हम लोग √3 sin 45 डिग्री इज इक्वल टू n sin 90 डिग्री। यहाँ से आता है √3/2 इज इक्वल टू n, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, n² विच विल बी 3/2 दैट इज़ 1.50। दिस इज़ फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लाइट एक प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होती है, नॉर्मल इंसिडेंस है यानी कि परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है, और ये मिरर जो है वो पीछे एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, स्प्रिंग का दूसरा एंड फिक्स्ड है। अब इस लाइट जो इंसिडेंट होती है उसमें टोटल कैपिटल N नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं। हर फोटॉन की वेवलेंथ दे रखी है 8 पाई × 10⁻⁻6 मीटर्स, और ये जो मिरर है ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है कि ये सारे फोटॉन्स जो इंसिडेंट होते हैं उन सबको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक काम करते हैं, ये जितने भी फोटॉन्स इसके ऊपर टकराए, इसकी वजह से कितना इम्पल्स लगा इस मिरर के ऊपर, वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटॉन जो आता है इंसिडेंट होने और रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाता है, उसके मोमेंटम में चेंज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 2h/λ। h/λ मोमेंटम से आया और डायरेक्शन रिवर्स करके h/λ से चला गया। ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटॉन आ गया। ऐसे कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, n, तो दैट मीन्स इम्पल्स इम्पार्टेड विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम टोटल, दैट विल बी 2nh/λ। 2h/λ को n से मल्टीप्लाई कर दिया, जो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स है। इस इम्पल्स ये इम्पल्स इम्पार्ट हुआ इस मिरर के ऊपर, इसकी वजह से ये मिरर जो है कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा, और ये वेलोसिटी गेन कर लेगा, तो अब ये जो मोशन करने वाला है दैट विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि यहाँ पे ये स्प्रिंग से अटैच्ड है। ये वेलोसिटी अभी स्प्रिंग क्या था, अनस्ट्रेच्ड पोजीशन पे था, दैट मीन्स ये जो पोजीशन थी इसकी ओरिजिनली ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। इसका मतलब है कि अब जो मोशन होने वाला है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें यहाँ जो वेलोसिटी इम्पार्ट हुई है वो उसकी मीन पोजीशन पे हुई है, दैट मीन्स इसके मोशन में ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो हमने लिखा कि Vmax इंटू m मास ऑफ मिरर, mVmax जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो इस इम्पल्स के बराबर होगा 2nh/λ। ठीक है, और ये जो Vmax है SHM में वो क्या होगा, a ओमेगा इज इक्वल टू 2nh/λ। इस इक्वेशन को यहाँ कंटिन्यू करते हैं। m एम्पलीट्यूड होगा जितना मैक्सिमम ये मिरर डिस्प्लेस करेगा मीन पोजीशन से। वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिरर डिस्प्लेसेस बाय 1 माइक्रोमीटर,
तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 10⁻⁻⁶। उसके बाद ओमेगा को क्वेश्चन में इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे और इसमें ये लिख दिया MA ओमेगा इज इक्वल टू 2NH बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 8 पाई इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर्स। अब इसको रीअरेंज करते हैं और कैपिटल N की वैल्यू निकालनी है हमें। यहाँ से 2 से इसको कैंसिल किया 4, कैपिटल N इज इक्वल टू 4 पाई, ये 4 पाई, यहाँ M है, फिर सिग्मा अपॉन N तो यहाँ पर है H, 4 पाई इंटू M इंटू सिग्मा इंटू 10⁻⁻12 आएगा और यहाँ से H डिवाइड करिए। ये जो यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है, ये टर्म की वैल्यू दे रखी है 10⁻24, उसको रख दिया इंटू 10⁻⁻12, दिस कम्स आउट टू बी 10⁻12। और फाइनली जो उसने वैल्यू पूछी थी उसमें लिखा था कि n को ऐसे एक्सप्रेस करो कि x इंटू 10⁻12 आ जाए। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो गई 1.00। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें 4 स्ट्रिंग्स दे रखी हैं, लिख लेते हैं हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3 एंड स्ट्रिंग 4। स्ट्रिंग 1 के लिए मास पर यूनिट लेंथ म्यू, इसके लिए 2 म्यू, 3 म्यू और 4 म्यू। सब में टेंशन T0 दे रखा है, टेंशन सेम है। और ये इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है कि ये जो पहली वाली स्ट्रिंग है, इसको अगर टेंशन T0 पे स्ट्रेच किया तो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, लेंथ अगर L0 ली तो वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F0 आती है। हमने दोनों तरफ से फिक्स्ड एंड वाला केस लिया है, तो L0 लेंथ के लिए टेंशन T0 के लिए मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, तो इसके लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है दैट इज़ F0। बाकी जो स्ट्रिंग्स है इनके लिए दे रखा है कि इनकी लेंथ L0 से 2L0 तक वेरी करी जा सकती है, चेंज कर सकते हैं हम। पूछा है कि स्ट्रिंग 2, 3, 4, इवन 1 के लिए मैक्सिमम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ F0। ठीक है, तो हमने लिखा कि फर्स्ट वाली स्ट्रिंग के लिए अगर लेंथ L0 से 2L0 तक वेरी करी जा सकती है एंड वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो मैक्सिमम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए तो लेंथ शुड बी मिनिमम इन ऑल द केसेस, यानी कि लेंथ हम लोग सारी स्ट्रिंग्स की कितनी लेंगे L0। तो हमने लिखा फर्स्ट वाली स्ट्रिंग के लिए तो खैर यही आएगा 1/2L0 अंडर रूट T0 बाई म्यू विच इज़ सिंपली F0 इंटू 1। तो F0 यूनिट्स में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, लार्जेस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग 2 की, दैट इज़ 1। ओके, इसमें अपन 1 लिख लेते हैं। सेकेंड स्ट्रिंग के लिए लेंथ तो अगेन हम लोग L0 लेंगे, टेंशन सेम है, लेकिन म्यू की जगह कितना लेना है 2 म्यू, तो ये क्या आ जाएगा F0 बाई रूट 2। तो ये हम लोग बोलेंगे कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F0 के टर्म्स में, F0 की यूनिट्स में इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 1/√2 F0। ओके, F3 सिमिलरली 1/2 L0 अंडर रूट T0 अपॉन 3 म्यू, यहाँ आ जाएगा F0 अपॉन रूट 3, ये आ जाता है 1/√3 F0। और लास्ट F4 1/2 L0 अंडर रूट T0 अपॉन 4 म्यू, this will be equal to F0 by 2, this is 1/2 times F0। इस तरह से अपन सारे ऑप्शंस निकाल लेंगे और उसमें जो अपन फोर्थ ऑप्शन है वो चूज़ कर लेंगे बिकॉज इट मैचेस विद दीज ऑप्शंस। ओके, इसी पैसेज के सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, जो कंडीशंस दिए हैं उनको अपन लिख लेते हैं कि स्ट्रिंग 1 में जैसे टेंशन T0 है, उसकी लेंथ L0 है और इसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू है। स्ट्रिंग 2 में टेंशन अब की बार सेम नहीं है, पिछले वाले पार्ट में टेंशन सेम थी सब में, तो टेंशन T2 मान ली। लेंथ भी इसकी डिफरेंट है 3L0/2 दी हुई है क्वेश्चन में, और इसका मास पर यूनिट लेंथ तो ऑलरेडी गिवन था ओरिजिनल क्वेश्चन में पैसेज में कि 2 म्यू है। स्ट्रिंग 3 के लिए टेंशन विल बी T3, लेंथ दे रखी है 5L0/4 और इसका मास पर यूनिट लेंथ 3 म्यू।
और स्ट्रिंग 4 के लिए टेंशन विल बी T4, लेंथ दे रखी है 7L0/4 एंड मास पर यूनिट लेंथ इज 4 म्यू। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। दूसरी बात, इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है पहली वाली स्ट्रिंग की, वो सेकेंड स्ट्रिंग की थर्ड हार्मोनिक, थर्ड स्ट्रिंग की फिफ्थ हार्मोनिक और फोर्थ स्ट्रिंग की 14th हार्मोनिक से मैच होती है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी 1/2L0 √T0/μ मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हमने थर्ड हार्मोनिक चाहिए स्ट्रिंग 2 की, तो 3/2 × 3L0/2 मल्टीप्लाइड बाय √T2/2μ। दिस मस्ट बी इक्वल टू इसकी फिफ्थ हार्मोनिक, तो 5/2 टाइम्स 5L0/4 मल्टीप्लाइड बाय √T3/3μ मस्ट बी इक्वल टू 14th हार्मोनिक लास्ट वाली स्ट्रिंग की, तो 14/2 टाइम्स 7L0/4 मल्टीप्लाइड बाय √T4/4μ। ये सारे टर्म्स हैं। अब हमें सब में जो टेंशन है उसको T0 यूनिट्स में बताना है कि T0 का क्या मल्टीपल है। तो टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग तो सीधा 1 × T0 है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग के लिए तो आंसर क्या हो जाएगा 1, ओके। अब टेंशन इन सेकेंड स्ट्रिंग निकालते, तो उसके लिए हम लोग इन दोनों टर्म्स को इक्वेट कर देते हैं। इन दोनों टर्म्स को इक्वेट किया तो हमारे पास देखो क्या आता है, 1/2L0 √T0/μ इज इक्वल टू 3 इसको 2 को कैंसिल ही कर देते हैं, 3L0, 3 को भी यहाँ से कैंसिल कर दिया, √T2/2μ। यहाँ से देखो ये L0 कैंसिल हो जाता है और हम लोग अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो T2 विल बी इक्वल टू 2T0, ये म्यू कैंसिल, /4 दैट इज़ T0/2। तो T0 का कितना मल्टीपल 1/2 सेकेंड स्ट्रिंग के लिए। फिर थर्ड स्ट्रिंग के लिए अगर T3 की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। लिखा 1/2L0 √T0/μ मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ से लिखा हमने, इसको 2 से यहाँ कैंसिल कर दिया मैंने और इसको ऊपर ले गए, तो 10/5L0 दिस विल बी 2 √T3/3μ। यहाँ से ये म्यू कैंसिल, L0 कैंसिल। तो यहाँ से अगर मैं इस 2 को इधर ले जाऊँ तो ये 4 बन जाएगा और दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो T3 विल बी इक्वल टू T0 × 3/16। तो थर्ड वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो T0 का कितना मल्टीपल है 3/16। ये हो गया थर्ड स्ट्रिंग के लिए। और लास्ट बचा फोर्थ स्ट्रिंग के लिए, तो हम लोग इस टर्म को इसके साथ इक्वेट कर देते हैं और उस कैलकुलेशन को यहाँ लिख लेते हैं। 1/2L0, यहाँ पर मैं 1 को बॉक्स में रख देता हूँ, 2 को बॉक्स 1/2 को बॉक्स में रख देते हैं और 3/16 को बॉक्स में रख देते हैं। 1/2L0 √T0/μ must be equal to 14/2 times 7L0/4 multiplied by √T4/4μ। ये 4μ में म्यू कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से ये 7 टाइम्स हो रहा है और 7 से ये 7 कैंसिल हो रहा है, L0 से L0 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा है इसमें देखो, ये जो 4 है ये तो आ जाएगा यहाँ पर और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट T4 इज इक्वल टू T0 × 4/64, दैट मीन्स T0/16, यानी कि 1/16 टाइम्स T0। फोर्थ स्ट्रिंग के लिए जो टेंशन है वो T0 यूनिट्स में कितना है 1/16। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो अपने जो हमें ऑप्शंस दिए गए मैच करके उसमें सेकंड ऑप्शन से मैच हो रहा है, ओके। इस क्वेश्चन में एक मोनोएटॉमिक गैस को 2 थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के थ्रू ले जाया जाता है। ये 1 से 2 जो कि आइसोथर्मल है, कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड 2 से 3 आइसोकोरिक, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और हमें वर्क डन बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस चेक करने हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमें वर्क डन बाय द सिस्टम निकालना है इन द होल प्रोसेस 1 to 2 to 3। तो वर्क डन इन 1 to 2 अगर निकालें हम लोग
तो 1 से 2 वाला जो प्रोसेस है वो तो कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। इसमें जो वर्क डन होता है वो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि nRT ln V2/V1। इसमें वैल्यूज पुट करें तो नंबर ऑफ मोल्स 1, R टेम्परेचर इज T0/3 और ln फाइनल वॉल्यूम इज 2V0/V0। दैट मीन्स इट कम्स आउट टू बी R T0/3 ln 2। और वर्क डन इन 2 to 3 प्रोसेस अगर निकालें तो वो तो आएगा 0, बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है। दैट मीन्स वर्क डन इन 1 to 2 to 3 प्रोसेस विल बी इक्वल टू इन दोनों का सम, दैट इज R T0/3 ln 2 विच इज़ गिवन इन P ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन दिस होल प्रोसेस 1 से 2 से 3। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करने के लिए वी नो कि इंटरनल एनर्जी इज़ अ स्टेट फंक्शन, इट इज़ नॉट अ प्रोसेस फंक्शन। वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करेगा। दैट मीन्स 1 से 2 से 3 के लिए अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है तो आई डोंट नीड टू फाइंड आउट इंटरनल एनर्जी में चेंज इन इंडिविजुअल प्रोसेसेस। मैं सीधा बोल सकता हूँ इंटरनल एनर्जी एट थर्ड स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी एट फर्स्ट स्टेट। और इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सीधा F/2 nR ΔT। क्योंकि मोनोटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3, F/2 nR और ΔT। तो फर्स्ट से 3 में गए तो टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ, T0 माइनस T0/3। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मैंने जो फॉर्मूला लिखा है F/2 nR ΔT फॉर्मूला यूज़ किया हमने। ये कितना आ जाता है हमारे पास, ये 2T0/3 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी R T0 इंटू यहाँ से तो 2/3 और यहाँ पर बाहर ब्रैकेट के 3/2 है, तो ये कैंसिल होके R T0 आ जाता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन 1 to 2 to 3 प्रोसेसेस R T0 विच इज़ गिवन इन R ऑप्शन। ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन दिस होल प्रोसेस। तो Q during 1 to 2 to 3 process will be equal to delta U plus W according to laws of thermodynamics। तो डेल्टा U plus W में डेल्टा U पता है हमें R T0 एंड वर्क डन पता है पूरा, वो है R T0/3 ln 2। दिस इज गिवन इन T ऑप्शन। ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब्ड आ गया हमारे पास 1 से 2 से 3 पूरे प्रोसेस में। और एक और ऑप्शन चेक करना है, उसमें हीट एब्जॉर्ब्ड इन 1 to 2 प्रोसेस फाइंड करना है। अगेन वी विल अप्लाई डेल्टा U प्लस वर्क डन इन 1 to 2 प्रोसेस। बट नोटिस करो 1 से 2 वाला प्रोसेस आइसोथर्मल है और डेल्टा U क्या होता है, F/2 nR ΔT। टेम्परेचर में चेंज हो ही नहीं रहा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, 0। देयरफॉर वर्क डन इन 1 to 2 प्रोसेस ही हमारा आंसर आएगा, दैट इज अगेन R T0/3 ln 2। ठीक है, विच इज़ अगेन गिवन इन P ऑप्शन। ओके, पैसेज के सेकेंड क्वेश्चन में अगेन 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस को इन 2 प्रोसेस से ले जाते हैं, लेकिन अब की बार ये जो 2 प्रोसेस हैं इसमें से एक है आइसोबारिक एंड वन इज आइसोकोरिक, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय द सिस्टम इन दिस प्रोसेस 1 से लेकर 2 से लेकर 3, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। स्टार्ट करते हैं वर्क डन से। वर्क डन इन 1 to 2 प्रोसेस, अगर ये फाइंड करें हम लोग तो आइसोबारिक प्रोसेस है तो 1 से 2 प्रोसेस में वर्क डन जो होगा दैट विल बी P0 प्रेशर इनटू डेल्टा V, दैट विल बी P0 V0 2V0 माइनस V0। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम। अगर हम इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखें इन 1 to 2 प्रोसेस तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 3/2 मोनोटॉमिक गैस के लिए F/2 n नंबर ऑफ मोल्स 1 है R और डेल्टा T ये आता है अपने पास। ठीक है, F/2 nR डेल्टा T। बट ये जो है nR डेल्टा T इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3/2 इंटू P2V2 माइनस P1V1। करेक्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज़ 3/2 मल्टीप्लाइड बाय P2V2 मतलब कि सेकेंड वाले पॉइंट पर प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन, दैट विल बी 2P0V0 माइनस P0V0। ये आ जाता है हमारे पास 3/2 P0V0। और Q इन 1 to 2 प्रोसेस अगर फाइंड करेंगे हम लोग तो वो इन दोनों का सम होगा
लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 P0 प्लस P0 दैट विल बी 5/2 P0. ये हमने 1 से 2 प्रोसेस में वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, सारी चीज़ें निकाल ली. अब 2 से 3 वाला प्रोसेस करते हैं. वर्क डन इन 2 to 3 प्रोसेस. ये है आइसोकोरिक प्रोसेस 0. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन 2 to 3 प्रोसेस. अगेन F/2 nR delta T which can be written as 3/2 P2V2 minus P1V1. यहाँ से हमारे पास आता है 3/2 P2V2 लिखेंगे तो 3/2 P0 इंटू 2V0 दैट इज 3 P0V0. और P1V1 इस पॉइंट के इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन 2 P0V0. दिस कम्स आउट टू बी 3/2 P0V0. Heat absorbed by the system in 2 to 3 process will be equal to work done in 2 to 3 process plus delta U. But since this work done is 0, तो ये वापस आ जाएगा हमारे पास 3/2 P0V0. अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं. क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इस मोनोएटॉमिक गैस के लिए P0V0 इज इक्वल टू RT0/3, ये दिया हुआ है. तो हम लोग टेम्परेचर के टर्म्स में सारे आंसर्स जो हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं. एक एक करके चेक करते हैं. पहला जो ऑप्शन अपने को चेक करना है वो है वर्क डन इन 1 to 2 to 3, टोटल वर्क डन दैट विल बी इक्वल टू इन दोनों वर्क डन का सम, और उसमें तो 0 है. दैट मीन्स दैट विल बी P0V0 विच कैन बी रिप्लेस्ड बाय RT0/3. ओके, RT0/3 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन का जो आंसर मैच हो रहा है सेकेंड लिस्ट में दैट इज Q. ठीक है. सेकेंड हमें फाइंड करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन 1 to 2 to 3 प्रोसेस. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन 1 से 2 प्रोसेस एंड 2 से 3 प्रोसेस का एडिशन करेंगे तो 3/2 P0V0 एंड 3/2 P0V0. दिस विल कम आउट टू बी 3 P0V0. ये जो है ये हमें मिल रहा है 3 P0V0 में. हम लोग इसको सब्सटीट्यूट करें पहले तो RT0/3, तो ये आ जाएगा RT0 एंड दिस विल मैच विथ आर ऑप्शन. ओके. थर्ड हमें फाइंड करना है हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इन 1 2 3 प्रोसेस. दैट विल बी इक्वल टू दिस Q12 प्लस Q23. इन दोनों का सम करना है तो 5/2 V0 प्लस 3/2 P0V0. तो 5/2 P0V0 प्लस 3/2 P0V0 विल कम आउट टू बी 4 P0V0. और P0V0 को वापस ये सब्सटीट्यूट किया तो हमें मिलता है 4/3 RT0. 4/3 RT0 दैट मीन्स ये मैच होता है S ऑप्शन से. और फोर्थ हीट एब्जॉर्ब्ड इन 1 to 2 प्रोसेस. हीट एब्जॉर्ब्ड इन 1 to 2 प्रोसेस अगर लिखें हम लोग वो हमारे पास ऑलरेडी है दैट इज़ 5/2 P0V0. P0V0 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर तो हमें मिल जाता है 5/6 RT0 which matches with U option. Okay, that's it. This is all the answers.